हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम। चलो जी, बहुत बढ़िया। सर एक बार है ना, वो पीछे खोलना पड़ेगा कमेंट, यहाँ पर। एक सेकंड रुकना, एस्केप दबाना मुझे इसको। ये देखो, इसको ऐसे करना था। ठीक, हाँ जी। गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, एकदम। चलो जी, अच्छी बात है। जब तक समझ नहीं आ रहा है वो पढ़ाते हैं ना, लगता है। हाँ जी, रीनीट का पेपर हार्ड था क्या? नहीं, वैसा ही था। रीनीट का पेपर जैसा नीट का पेपर आया था, लगभग उसी लेवल का ही था। मतलब लेवल ऑलमोस्ट सेम ही था, ज्यादा कुछ नहीं था। सर आज आपकी क्लास पहले कैसे? बेटा तुम लोग लेक्चर नहीं लेते हो, इसलिए तुमको पता नहीं है क्लास पहले कैसे। हाँ जी, ये बेटा आपके साथ ये ना, ये सौरभ मिकाले, ये आपके साथ इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी। हाँ जी, चलो जी। कोई है बच्चे जिनके कल 600 से ज्यादा मार्क्स आए हैं? कोई है जिसके 600 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं कल के टेस्ट में? प्रदीप बरोड़, मैंने देख लिया है ये चीज। 660, पूनम मिश्रा, ओके। हाँ सोनी, मुझे पता है, बायो में ये 2 क्वेश्चन जो थे। 660 पूनम मिश्रा, 620 अनीस खान, और एन फॉर नेस्ट, ओके, जेब खान, डॉक्टर अमन ड्रॉप, राजेश सागर। अच्छी बात है, ट्राई करिएगा इस चीज को कंटिन्यू करने की। विक्रम चंद्रावंशी, तेरी तो मैं कुटाई करूंगा। तो आज भी है ना, यूट्यूब पर भी स्पैम कर रहा था ना, तू आज भी यूट्यूब पर स्पैम कर रहा था ना, बाज नहीं आएगा ना। हमारे साथ नाइंसाफी करते हो, हमारे साथ नाइंसाफी करते हो। मैं कहां से नाइंसाफी कर रहा हूं भाई साहब? ये एप्लीकेशन है, मैं खुद मजदूरी करता हूं मेरे भाई। एप्लीकेशन है डाउटनेट की, उसमें पोल वाला ऑप्शन नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यूट्यूब है, उसमें यूट्यूब पे पोल वाला ऑप्शन है, इसमें मैंने कौन सी नाइंसाफी कर दी है? क्या मतलब, बिल्कुल ही भोंदू लाल हो क्या यार? और लगातार वहां पे कंटिन्यूअसली स्पैम किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। दे एक बार चेक करना, लक्ष्मण प्रजापति, एक बार चेक करना, आ गई है वो। बेटा इस वजह से होता है, 2 घंटे से ज्यादा की जब क्लास होती है तो वो पूरी कंप्लीट नहीं जाती। अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब तो वैसे भी बायो की क्लास 2 घंटे से ज्यादा की नहीं होगी, ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, हम पढ़ रहे थे कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन, ही हमारा अध्याय चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने परिचय देख लिया था, कोशिका चक्र देख लिया था, समसूत्री विभाजन देख लिया था, समसूत्री विभाजन का महत्व देख लिया था। अब लास्ट टॉपिक बचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन। यानी नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? अर्धसूत्री विभाजन पढ़ने वाले। अर्धसूत्री विभाजन जो है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत मेजर चीजें बताई थी। अगर आपको लेक्चर नंबर 3 अगर याद हो, लेक्चर नंबर 3 अगर आपको याद हो, तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको अर्धसूत्री विभाजन की बताई थी, याद करिए। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। अर्धसूत्री
अर्धसूत्री विभाजन जब पूरा होता है तो 4 कोशिकाएं बनती है और चारों की चारों जो होती हैं वो कैसी होती है, अगुणित होती हैं। उन चारों कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा कितनी होती है, सी। याद आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ाया था। जब अर्धसूत्री प्रथम होता है तो क्या हुआ, या जब हम बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों को तोड़ा नहीं जाता है पहले विभाजन में, दूसरे विभाजन में तोड़ा जाता है। दूसरा विभाजन समसूत्री के जैसा होता है। क्या ऐसी बातें बताई हैं या नहीं बताई हैं, जल्दी से? हाँ जी विशाल खुशबू, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। वो 2 क्वेश्चन जो थे वो वाले, एक तो जिसमें पश्चिम पूर्व और पूर्व अवस्था वाला था वो मिस्टेक थी, उसका बोनस मार्क्स मिल जाएगा आपको, है ना। और एक और क्वेश्चन था जिसमें मिस्टेक थी बायो में। 2 क्वेश्चन थे ऐसे। चलिए आगे बढ़ने से पहले अर्धसूत्री विभाजन का एक छोटा सा एनिमेशन लेकर आया हूं। प्लीज इस एनिमेशन को देखिएगा ताकि आपको वो कुछ चीजें याद आ जाए, कुछ चीजें याद आ जाए कि हाँ हमने कुछ अर्धसूत्री विभाजन में कुछ ऐसी चीजें देखी थी या ऐसी चीजें सर ने हमें पढ़ाई थी। सर आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है बेटा, इसको थोड़ा सा मनोज जी बड़ा करना एक बार यहां से साफ से। हाँ चल ठीक है, कुछ एक एनिमेशन टाइप का, एक वीडियो टाइप की है, जरा देखिएगा। और मियोसिस आपको दिख रहा होगा, मैं चला देता हूं। आवाज की कोई जरूरत है नहीं, आवाज चाहिए क्या आपको? आवाज भी चाहिए, इसकी आवाज भी चाहिए? नहीं, इसकी आवाज नहीं है, मतलब है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चलो तुमको आवाज भी सुना देते हैं। ये लो। In this lesson, we'll explore the details of what happens during the phases of meiosis. मियोसिस की बात कर रहा है। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। फ्लुएंसी में इसको ब्रिटिश लैंग्वेज में मायोसिस बोल देते हैं, नॉर्मल हम इंडियन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। Sometimes called reduction division is the type of cell division that produces gametes. By gametes, we mean sex cells, such as sperm cells in males and egg cells in females. ये बोल रहा है अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों की मात्रा क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। और ये हम किस लिए करते हैं, ताकि हम गैमेट्स बना सके। गैमेट्स यानी सेक्सुअल सेल्स, जैसे शुक्राणु, अंडाणु, इनका निर्माण कर सके। बातें मत करिए प्लीज, स्पैम मत करिएगा, आप लोगों से अनुरोध है। बहुत मेहनत की जाती है, सारी चीजें सोच समझ कर ये सारी चीजें की जाती हैं। प्लीज बिल्कुल भी स्पैम मत करिएगा, बस ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। आपको आवाज कम आ रही है, मैं माइक जो है इसके पास लगा देता हूं। कहां है इसका स्पीकर? यही है ना, लो जी। Into 2 stages of cell division called meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 has 4 phases: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, and telophase 1. And meiosis 2 also has 4 phases: prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2. याद करिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जिस तरीके से समसूत्री विभाजन जो था, माइटोसिस जो था, उस माइटोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस हुआ था, यानी केंद्रक का जब विभाजन हुआ था, तो 4 अवस्थाएं थी। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। याद आ रही है ना। यहां पर जो विभाजन है मियोसिस 2 क्रमिक चक्रों से बना होता है, या दो क्रम में विभाजन होते हैं। पहला होता है मियोसिस 1, फिर होता है मियोसिस 2, अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम के अंदर केंद्रक का विभाजन जो होता है उसमें वापस से प्रोफेज 1 क्यों बोला जाता है, तो याद रखना क्योंकि ये किसका पार्ट है, मियोसिस 1 का पार्ट है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। इसी प्रकार जब मियोसिस 2 होएगा तो हम क्या बोलेंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। डन। तो एक साथ साथ चीजें समझते भी जाना। अगर आपसे किसी प्रश्न में लिखा हुआ है प्रोफेज, सिर्फ प्रोफेज लिखा हुआ है, सिर्फ पूर्वावस्था लिखा हुआ है, पूर्वावस्था प्रथम या द्वितीय नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन्स कौन सा विभाजन, माइटोसिस, समसूत्री। अगर लिखा हो प्रोफेज 1 यानी पूर्वावस्था 1, यानी किसकी बात कर रहा है, मियोसिस 1 की। अगर लिखा हुआ है पूर्वावस्था 2, इट मींस किसकी बात कर रहा है, मियोसिस 2 यानी अर्धसूत्री 2 की। डन, क्लियर है। तो ये चीज याद रखना कि सिर्फ प्रोफेज लिखा हुआ है, माइटोसिस। प्रोफेज 1 मियोसिस 1, प्रोफेज 2 मियोसिस 2। Let's look at what happens during meiosis 1. Prophase 1 starts with a diploid cell. Its chromatin contains 2 uncoiled, spread out sets of chromosomes.
one from each parent. After the DNA in the chromatin replicates, it condenses into the more familiar X-shaped. ये बोल रहा है कि मियोसिस 1 जब स्टार्ट करना होता है तो मियोसिस 1 स्टार्ट करने से पहले, ये मियोसिस क्या है? विभाजन है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आंसर दीजिएगा। विभाजन करने से पहले विभाजन की तैयारियां होती हैं। सोचो, विभाजन ये कौन है? मियोसिस क्या है? मियोसिस क्या है? अर्धसूत्री विभाजन ना। विभाजन करने से पहले एक कोशिका तैयार होती है ना, कि हां तैयारी करेंगे किस चीज की? विभाजन की। तो उस तैयारी में क्या क्या आता है? जीवन अवस्था आती है, एस अवस्था आती है, G2 अवस्था आती है। हां सर, जीवन आएगी, एस आएगी, G2 आएगी, ये तीनों अवस्थाएं आ जाएंगी। हो गई तैयारी, अब क्या होएगा? विभाजन होएगा। तो जरा सोचिए, एक कोशिका अगर अर्धसूत्री प्रथम विभाजन करना चाहती है तो अर्धसूत्री प्रथम करने से पहले उसकी तैयारी के लिए कितनी अवस्थाएं होंगी? 3, G1, S, G2। एस अवस्था में क्या हो जाएगा? डीएनए का रेप्लिकेशन। याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है। क्या बन जाएंगे सर? गुणसूत्र बन जाएंगे। ये क्या बन रहे हैं गुरु? गुणसूत्र बन चुके हैं, क्रोमोसोम बन चुके हैं। chromosomes. The replicated DNA. एक और चीज आपने देखी यहां पर, आपने यहां पर एक चीज देखी क्या सर? ये देखिए, यहां पर आपको ये जाल दिखाई दे रहा है। सर मियोसिस में एस नहीं आती। भोंदूलाल अभी रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। ऐसा अवस्था जो है वो कहां पर नहीं आएगी, तुम 2 मिनट शांति रखो। ये आपको एक जाल दिखाई दे रहा है। हां सर, ये क्या है? सर क्रोमेटिन है। ये क्रोमेटिन क्या होएगा? कंडेंस्ड होएगा, संघनित होएगा। और संघनित होकर क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। One from each parent. दिख रहा है ना जाल? After the DNA in the chromatin replicates, it condenses into the more familiar X-shaped chromosome. बन गए क्रोमोसोम। The replicated DNA is the same in the identical sister. यहां पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड को हिंदी में क्या बोला था? संतति अर्धगुणसूत्र। याद आ रहा है? ये एक गुणसूत्र है जिसका ये अर्धगुणसूत्र और ये अर्धगुणसूत्र दोनों क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड, संतति अर्धगुणसूत्र। याद आ रहा है ना? सर इसको कहो कि ये हिंदी में बोले, हमारे ऊपर से जा रहा है। Chromatids of each chromosome. In a process called synapsis, each chromosome pairs up with and binds to its corresponding homologous chromosome, forming a tetrad. A tetrad. यहां पर एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, टेट्राड। दिखाई दे रहा है टेट्राड। इसको हिंदी में अभी पढ़ेंगे हम, चतुष्क बोला जाता है। टेट्राड को हम क्या बोलते हैं? चतुष्क बोलते हैं। क्या होता है ये टेट्राड? अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे। बस यहां पर वर्ड देखते जाना। एनिमेशन है, मैं इसलिए साउंड भी नहीं चलाना चाहता था, लेकिन कईयों ने बोला सर साउंड चला दीजिए, इस वजह से। बाकी कुछ है जिसका नाम है पुष्पाराज कह रहा है इसकी आवाज बदल दो, हिंदी कर दो। कह रहे इसकी आवाज बदल दो, इससे बोलो कि हिंदी में बोले। अभी बोलता हूं इससे कि ये ना हिंदी में बोलेगा। Is the group of 4 sister chromatids in paired homologous chromosomes. The chromosomes contain genetic information called genes. These genes were inherited from each parent. And different versions of the same gene on each chromosome. अभी बस एनिमेशन देखते जाओ, यहां पर सब समझ में आएगा। In a process called crossing over, एक वर्ड दिख रहा है आपको, क्रॉसिंग ओवर, यहां पर लिखा हुआ क्रॉसिंग ओवर, जिसको हमने हिंदी में क्या बोला था? जीन विनिमय। देखना क्रॉसिंग ओवर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। from each homologous chromosome exchange segments of alleles. वापस से देख। In a process called crossing over, chromatids from each homologous chromosome exchange segments of alleles. एक्सचेंज दिखाई दिया, आदान प्रदान दिखा, कहीं ना कहीं यहां पर गुणसूत्रों के खंडों का। वापस से देख, वापस से देखना, यहां पर देखना, यहां पर एक्सचेंज होएगा। इधर का मटेरियल इधर, इधर का मटेरियल इधर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, इधर भी दिख रहा है, ठीक है। Also called recombination, crossing over randomly happens on every chromosome, resulting in different gene combinations.
This explains why every gamete is genetically different from every other gamete. Crossing over results in genetic variety in offspring. अब तुम बोलोगे कहा बोल रहा है भैया, ये कहा बोल रहा है? ये बोल रहे हैं, अंकल जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे हमारे मम्मी पापा जो है उनसे जो हम पैदा हुए हैं या कोई भी जनक है, माता पिता है, उनसे जब संतान पैदा होती है तो हूबहू उसके जैसी नहीं होती। हम एग्जैक्टली कॉपी नहीं होते किसके, अपने पेरेंट्स के, मदर फादर के कॉपी नहीं होते, उनके जैसे बिल्कुल हूबहू नहीं दिखाई देते हैं, है ना? क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि क्या आते हैं वेरिएशन, क्या आती है विभिन्नताएं, क्या आते हैं परिवर्तन। और वो परिवर्तन कौन सी प्रक्रिया में होते हैं? जो अभी अभी गई थी ना, क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। जीन विनिमय वो प्रक्रिया होती है जो क्या लेकर आती है? विभिन्नताएं, वेरिएशंस, परिवर्तन, चेंजेस। यही बता रहा है Are different from their biological parents, as well as from their biological siblings. Continuing on with prophase 1. अब ये प्रोफेज 1 है, Brain disappears. The centrioles move सेंट्रियोल है ये, तारक केंद्र। spindle fibers. तारक केंद्र ने क्या निकाले? तर्कुतंतु निकाल दिए हैं। ये गुणसूत्र हैं। The homologous chromosomes line up. पीछे से आवाज बंद कर दूं, मैं खुद ही बोलता जाऊं, अच्छे से समझ में आएगा। देखते जाइएगा यहां पर। ये देखिए, यहां से तर्कुतंतु गए और गुणसूत्रों से जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या गुणसूत्र टूटता हुआ दिखाई दे रहा है कि पूरा का पूरा गुणसूत्र उठाकर ले जाया जा रहा है? सोचो, क्या गुणसूत्र टूटता हुआ दिखाई दे रहा है कि पूरा का पूरा गुणसूत्र उठाकर ले जाया जा रहा है? याद आ रहा है? मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था क्या, कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा गुणसूत्र जो है उठाकर ले जाया जाता है किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। याद आ रहा है? चलो, ये पूरा का पूरा गुणसूत्र लेकर चले गए हैं कहां पर? ध्रुवों पर, ठीक है। ये कब होएगा? मियोसिस 1 में हो रहा है। मियोसिस 1 में अर्धसूत्री विभाजन में पूरा का पूरा गुणसूत्र उठाकर ले जाया जाता है, ठीक है जी। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है भैया? हमारे सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड है। याद आ रहा? सिस्टर संतति अर्धगुणसूत्र, ठीक है। ये कहां पहुंच गए हैं सर? ध्रुवों पर पहुंच गए हैं। कहां पर पहुंच गए हैं? ध्रुवों पर पहुंच गए, यानी पोलर रीजन्स पर पहुंच गए हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या आएगी? टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या हो जाएगा? कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, केंद्रक वापस से निर्मित हो जाएगा, और फिर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। कोशिका 2 भागों में क्या हो जाएगी? बट जाएगी। डन, क्लियर है? यहां तक की बात देखने के बाद आप मुझे बताइए, यहां पर जो पुत्री कोशिकाएं बनी हैं, हमने जो जनक कोशिका थी उसके अंदर 4 गुणसूत्र दिखाए थे, याद करो। 1 2 3 4। अब जो पुत्री कोशिका बनी, उस पुत्री कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र है सर? इसके अंदर केवल 2 है, इसके अंदर केवल 2 है, यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई है? आधी हो गई है। हाँ सर, लेकिन अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, यहां पर जो गुणसूत्र है क्या वो अर्ध गुणसूत्र है कि पूर्ण है? सर पूर्ण है, पूरे। 1 क्रोमेटिड वाला है कि 2 क्रोमेटिड वाले हैं? सर 2 क्रोमेटिड वाले। क्या यहां पर अब एस अवस्था की जरूरत है? याद करिए, बताया था आपको कि मियोसिस 1 जब कंप्लीट हो जाएगा, अर्धसूत्री प्रथम जब कंप्लीट हो जाएगा, क्या उसके बाद एस अवस्था की जरूरत है? क्या एस अवस्था होएगी? क्या डीएनए के रेप्लिकेशन की जरूरत है? नहीं सर, डीएनए के रेप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। तो ये कोशिका फिर अब किस में जाती है? G1 और G2 अवस्था में जाती है, एस अवस्था नहीं होती है। चलिए, ये क्या बन गई है? हमारी हैप्लॉइड सेल्स बन गई है, अगुणित कोशिकाएं बन चुकी हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ो, बढ़ो 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 बढ़ो। अब क्या होएगा? मियोसिस सेकंड स्टार्ट होएगा। इन दोनों के अंदर क्या होएगा? मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में सबसे पहले प्रोफेज सेकंड, वापस सेम टू सेम चीज होएगी। प्रोफेज सेकंड में क्या होएगा भैया कि ये जो क्रोमोसोम जो थे, ये जो हमारे कंडेंस्ड क्रोमोसोम जो है वापस से बनेंगे। ये तारक केंद्र कहां पर चले जाएंगे? विपरीत ध्रुवों पर चले गए हैं, तर्कुतंतु निकाल दिए हैं। मेटाफेज सेकंड आएगी, ये सारे के सारे गुणसूत्र एक रेखा में लग जाएंगे, एक लाइन में लग जाएंगे। फिर उसके बाद एनाफेज सेकंड आएगी, इनको क्या कर दिया जाए? तोड़ दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, इस अवस्था में आपको क्या गुणसूत्र टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ सर, देख लो, आप खुद देख लो, क्या इस अवस्था में आपको गुणसूत्र टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? गुणसूत्र टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ सर।
क्या यहां पर इस एनाफेज 1 में, ये जो एनाफेज 1 जो थी, क्या यहां पर गुणसूत्र टूटा था कि पूरा का पूरा उठाकर ले जाया गया था? सर पूरा का पूरा उठाकर हम ले गए थे, लेकिन इस एनाफेज सेकंड में हम क्या करते हैं, गुणसूत्र को क्या करते हैं, गुरु तोड़ देते हैं, गुणसूत्र बिंदु टूट जाता है। ठीक है जनाब। अब ये क्या जा रहे हैं सर, अर्ध गुणसूत्र जा रहे हैं, अर्ध गुणसूत्र जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए जी, ये हो गई हमारी एनाफेज सेकंड। अब इसके बाद टीलोफेज, टीलोफेज में वापस से केंद्र का आवरण बन जाएगा और भैया यहां पर टोटल 4 कोशिका ये बन जाएंगी फाइनली। अब ये 4 कोशिका जो बनी है, इन 4 कोशिकाओं में अगर मैं तुलना करूं, दिमाग लगाइए, तुलना करूं, तो खुद सोचिए यहां पर इस कोशिका के अंदर 2 गुणसूत्र, इसमें भी 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं, गुणसूत्र कहलाएगा, ये भी गुणसूत्र कहलाएगा, ये भी, लेकिन ये पूर्ण नहीं है, ये अर्ध गुणसूत्र है। क्लियर है? तो ये अर्धसूत्री सेकंड जो होता है वो किसके जैसा होता है, समसूत्री के जैसा होता है। ये इतना सा छोटा सा टाइप का ये एनिमेशन दिखाना था, बाकी इसके आगे ऐसा कुछ है नहीं। मेन जो चीज जो थी वो मैंने आपको बता दी है, बाकी ये चीजें लिखी हुई हैं कि किस किस चीज के लिए होता है, बाकी कुछ नहीं है। चलो बढ़े आगे, स्टार्ट करें पढ़ना। सर मियोसिस में हैप्लॉइड सेल बनते हैं, फिर से डिवीजन कैसे हो जाता है? कौन सा डिवीजन ये राठौड़? अगर हैप्लॉइड सेल बन गई हैं तो वो हैप्लॉइड सेल को अगर डिवाइड करना है तो वो केवल समसूत्री से डिवाइड कर सकती है, अर्धसूत्री से नहीं। आइए कुछ कुछ चीजें हम पढ़ते हैं। यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में ये हमारी एनसीईआरटी लिखी हुई है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है भैया, हमारी एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा हुआ, सब कुछ पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। आइएगा अर्धसूत्री विभाजन, बिंदु दर बिंदु चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला अर्धसूत्री विभाजन को अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज जो है वो समझने के लिए मैं आपसे ना 2 चीजें पूछने वाला हूं, आराम से सुनिएगा। सर गुरुजी संगनित संगनन का मतलब एक ही होता है? यस बेटा, एक ही चीज है। कंडेंसेशन का मतलब कंडेंस्ड कर देना। ठीक है, ध्यान से सुनना, मजा आ गया ना, चीजें फील हुई ना? अब देख, ये जो तूने चीजें देखी हैं तेरे को अच्छी लगी, लगा ना अच्छा? अब जब तू पढ़ लेगा पूरा अर्धसूत्री, फिर मैं तेरे को वापस से दिखाऊंगा, तू कहेगा आहा सर मजा ही आ गया, अब तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए। अभी भी तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे एनिमेशंस देख के, जब मैं वापस से पूरा पढ़ा दूंगा उसके बाद फिर से वीडियो दिखाऊंगा तो कहेगा ओए होए सर मजा ही आ गया। क्या मजा ही आ गया सर? ये यूट्यूब पर मिल जाएगी? हाँ बेटा चीकू, ये यूट्यूब पर ही है, मैंने भी जो तेरे को दिखाई है वो यूट्यूब पर ही है, उसी यूट्यूब पर आप डाल सकते हैं। यूट्यूब पर जस्ट इतना सा डालना, क्या, मियोसिस एनिमेशन, यूट्यूब पर डालना मियोसिस एनिमेशन, जिसमें ये वाली वीडियो शायद फर्स्ट वीडियो दिख जाएगी आपको। डन, चले आगे बढ़े। सर इसी प्रकार का एनिमेशन लाया करो ना सर, समझ में आ जाता है। कौन है? शुभम कुर्मी। तेरा दिमाग वैसे ही हल्का है, बिना एनिमेशन के तेरे को कोई चीज समझ में नहीं आती होगी, है ना? एनिमेशन लाओ, एनिमेशन से चीज हमको समझ में आती है। आजा इधर आजा। हाँ चलिए, अर्धसूत्री विभाजन पढ़ रहे। सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन की चीज जो हम समझते हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन किया क्यों जाता है, क्यों अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्यों होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन की क्या जरूरत है, क्यों होता है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इसकी, क्या जरूरत है, किस लिए करना है, क्यों करना है, क्यों आवश्यकता है, क्या क्यों होता है ये। तो ये कई सारे दिमाग में प्रश्न आते हैं कि सर हमने समसूत्री विभाजन इसलिए किया था, क्यों किया था। याद कर, जब हमने समसूत्री विभाजन पढ़ लिया था तो हमने उसके महत्व पढ़े थे कि समसूत्री विभाजन क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। सोचो, 4 रीजन हमने पढ़े थे, याद करिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था परसों के, कि समसूत्री विभाजन किस लिए किया जाता है, ताकि वृद्धि हो सके, ताकि मरम्मत हो सके, ताकि कोशिका और केंद्रक का अनुपात बराबर रह सके, है ना? याद आ रही है, 4 बिंदु थे, है ना? अब बात आ रही है सर यहां पर ये अर्धसूत्री क्यों होता है, क्या जरूरत है, किस लिए किया जाता है। तो आंसर होएगा कि लैंगिक जनन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान, कि अगर लैंगिक जनन करना है, लैंगिक जनन के दौरान जनक और संतति में गुणसूत्रता को समान रखने के लिए किया जाता है।
आप बोले सर समझ ही नहीं आया, क्या लिखा है? आप बोले सर बिल्कुल भी समझ नहीं आया, ये क्या लिख दिया आपने कि लैंगिक जनन के दौरान जनक और संतति में गुणसूत्रता को समान रखने के लिए किया जाता है। सर इधर तो हम बोलते हैं कि भैया अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, आप इधर रख रहे हो कि समान रखना है? ये कैसे सर? ये समझ में नहीं आई आपकी बात। एक तरफ हम बोलते हैं कि भैया अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। एक तरफ आप बोल रहे हो कि भैया ये इसलिए किया जाता है ताकि गुणसूत्रता जो है वो समान रहे। बड़ा कंफ्यूजिंग है। मैंने कहा आइए समझते हैं। मैंने बोला ये है मम्मी, ये है पापा। मम्मी है वो भी द्विगुणित है, यानी मम्मी की जो सेल्स हैं, बॉडी की सेल्स है, द्विगुणित है। पापा जो है उनकी बॉडी की सेल्स भी कैसी है, द्विगुणित है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों से जो बच्चा पैदा हो, हम चाहते हैं इन दोनों से जो बच्चा पैदा हो वो भी कैसा हो सर, द्विगुणित हो। यही ना, यही ना हम कह रहे हैं कि मम्मी जो है वो द्विगुणित है, पापा जो है द्विगुणित है, और इनसे जो बच्चा पैदा हो वो भी कैसा हो, द्विगुणित पैदा हो। अब लॉजिकली जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर मैं द्विगुणित और द्विगुणित से अगर मैं द्विगुणित चाहता हूं तो सोचिए, अगर मैं समसूत्री विभाजन कराता यहां से, जस्ट इमेजिन, कौन सा विभाजन कराता सर, समसूत्री विभाजन कराता, और मैं चाहता हूं कि समसूत्री विभाजन कराकर युग्मकों का निर्माण करूं। मान लो यहां पर युग्मक बनता, ये युग्मक बनता, तो ये युग्मक कैसे होते सर, ये युग्मक तो द्विगुणित होते। मैंने कहा क्यों, क्योंकि विभाजन आप करा रहे हो समसूत्री, और अगर इन युग्मकों का संलयन होता तो बच्चा 2n हो पाता कि 4n होता सर, वो तो 4n होता, चतुर्थ गुणित होता, चतुर्थ गुणित होता। तो भैया कुल मिलाकर अगर हमें यहां पर बच्चा चाहिए 2n, तो हमें कहीं ना कहीं जो युग्मक बनाने हैं उन युग्मकों में गुणसूत्रता क्या करनी पड़ेगी सर, आधी करनी पड़ेगी। आधी अगर करनी पड़ेगी तभी पॉसिबल है कि बच्चा जो है उसकी भी गुणसूत्रता क्या रहे, मां बाप के जैसी रहे। तो उसके लिए हमें समसूत्री नहीं अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। तो अर्धसूत्री करेंगे, गुणसूत्रों की संख्या आधी करेंगे, तब हैप्लॉइड कोशिका बनेगी। फिर ये हैप्लॉइड कोशिका जब निषेचन करेगी तो निषेचन के कारण कहीं ना कहीं द्विगुणित युग्मनज पैदा होएगा। इतनी सी बात समझ में आई। तो अब आप मुझे बताइए, जनक अगर द्विगुणित है और उनकी संतति अगर द्विगुणित होना चाहती है तो खुद सोचिए, इन जनकों से जो युग्मक बनेंगे, इन जनकों से जो युग्मक बनेंगे वो युग्मक कैसे होंगे सर, अगुणित होंगे। और वो अगुणित जब निषेचन करेंगे तो निषेचन के परिणाम स्वरूप द्विगुणिता आएगी। युग्मनज कैसा बनेगा, द्विगुणित बनेगा। और ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। सिंपल सा कंसेप्ट था, बच्चों वाली चीज थी या नहीं थी, इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब जरा सोचिए यहां पर क्या लाइन लिखी हुई है। हमने लिखा है कि भैया अगर लैंगिक जनन करना है, उस लैंगिक जनन के दौरान जनक, यानी ये जनक पेरेंट्स और संतति, ये अगली संतान पीढ़ी है ना, में गुणसूत्रता यानी क्रोमोसोम की नंबर, क्रोमोसोम की नंबर जो है, जो यहां पर 2n है, जैसे यहां पर 46 गुणसूत्र है, यहां पर 46 गुणसूत्र है, तो बच्चे में भी अगर 46 गुणसूत्र चाहिए, यानी गुणसूत्रता समान रखनी है, पेरेंट्स की जितनी रखनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, समान रखने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है सर, अर्धसूत्री विभाजन करके निषेचन करना पड़ रहा है। क्या, अर्धसूत्री विभाजन करके फिर निषेचन करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन अगुणिता लाती है। याद रखना, क्या, अर्धसूत्री विभाजन जो है वो क्या लाती है सर, अगुणिता लाती है। और निषेचन जो है वो द्विगुणिता लाती है।
अर्धसूत्री विभाजन क्या लाती है? अगुणिता लाती है। और निषेचन जो है वो क्या लेकर आती है? द्विगुणिता लेकर आती है। तो अब आप खुद देख लीजिए, आपके सामने सिंपल सी चीज मैंने बनाकर आपको बताई। मैंने बोला एक व्यक्ति है, मान लो ये नर है, ये मादा है, मान लो एक फीमेल है और ये एक मेल है, ठीक है। इसके शरीर की कोशिका कैसी है? द्विगुणित है। मान लो मनुष्य की बात करते हैं तो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या हमारे अंदर कितनी होती है? 46 होती है। हाँ सर। तो फीमेल में जो द्विगुणित कोशिका, उनकी कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46। मेल के अंदर जो कोशिकाएं द्विगुणित, उनमें भी कितने? 46। डन। अब मैंने बोला जो बच्चा पैदा होने वाला है वो बच्चा भी कैसा होना चाहिए? सर द्विगुणित होना चाहिए, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। ये कब पॉसिबल हो पाएगा? अगर हम यहां पर अर्धसूत्री की जगह अगर समसूत्री कर देते तो युग्मक कैसे बनते? द्विगुणित द्विगुणित, और दोनों को जोड़कर हम क्या बना देते? सर चतुर्थ गुणित युग्मनज, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, और युग्मनज हमेशा कैसा होता है? द्विगुणित होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा गुरु? अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। तो अर्धसूत्री विभाजन क्या लेकर आ रहा है? इस अर्धसूत्री विभाजन से क्या अगुणिता आ रही है? सोच, द्विगुणिता से अगुणिता आ रही है, द्विगुणिता से अगुणिता आ रही है। तो हमने क्या बोला? अर्धसूत्री विभाजन क्या लेकर आता है? अगुणिता, हैप्लॉइडी लेकर आता है, हैप्लॉइड सेल्स बनाता है, अगुणित कोशिका बनाता है। हाँ सर, अगुणित कोशिका। अब इन अगुणित कोशिका को जोड़ूंगा तभी तो द्विगुणित बनेगा। अब मैं इन अगुणित कोशिकाओं को अगर मैं जोड़ूंगा तभी तो द्विगुणित बच्चा पैदा होएगा। तो हमें क्या कराना पड़ेगा? सर निषेचन कराना पड़ेगा, यानी फर्टिलाइजेशन कराना पड़ेगा, निषेचन कराना पड़ेगा, तभी तो क्या आएगी? द्विगुणिता आएगी। हाँ जी, क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? ठीक है। अब जो एग्जाम्पल मैंने तेरे को यहां पर बताया था या यहां पर बताया था, ठीक है, अब मैं एक दूसरी चीज बताने वाला हूं, प्लीज उसको ध्यान से देखना। क्योंकि मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं, सोच समझकर मुझे बताना। मैंने बोला एक नर है, एक मादा है, दोनों का शरीर जो है 2n है। क्या बोला हमने? शरीर जो है वो शरीर की कोशिका कैसी है? 2n है, ठीक है। हमने बोला ये शरीर है, अब हमें क्या बनाने? युग्मक बनाने हैं। क्या बनाने? युग्मक बनाने। युग्मक हमेशा कैसे होते हैं गुरु? हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। युग्मक कैसे होते हैं? हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, याद रखना, अगुणित होते हैं। तो हमने क्या बोला? कौन सा विभाजन होएगा? सर सिंपल सा अर्धसूत्री विभाजन होएगा। अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अगुणित कोशिका बन गई है, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होएगा? सर इन दोनों का निषेचन होएगा, और निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनेगी? सर द्विगुणित कोशिका बनेगी, जिसको हमने क्या बोला? युग्मनज कहा है, जाइगोट बोला है, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, इस युग्मनज से जो अगला शरीर बनाना है, बहुकोशिकीय शरीर कैसा बनाना है? बहुकोशिकीय। ये शरीर कैसे हैं? बहुकोशिकीय है। शरीर कैसे है? ये बहुकोशिकीय है। यहां पर भी जो शरीर है वो कैसा चाहिए? सर बहुकोशिकीय चाहिए। अब आप मुझे बताइए, सोच समझकर मुझे बताना है आपने कि ये जो द्विगुणित कोशिका है, इससे जो शरीर बनाना है जो कैसा होना चाहिए? बहुकोशिकीय होना चाहिए और द्विगुणित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सर द्विगुणित होना चाहिए। तो हमें कौन सा विभाजन करना पड़ेगा? लगाइए जल्दी से दिमाग, यहां पर कौन सा विभाजन करना पड़ेगा? सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं। ये द्विगुणित कोशिका और उससे जो शरीर बनाना है वो भी कैसा बनाना है? द्विगुणित बनाना। तो कौन सा विभाजन चलेगा? सीधी सी बात है, यहां पर क्या कराना पड़ेगा? सर समसूत्री विभाजन कराना पड़ेगा, जिससे जो शरीर बनेगा, जो भी बच्चा होगा, या तो नर होगा या मादा होगा, जो भी होगा शरीर, वो कैसा होएगा? सर द्विगुणित होएगा। तो वो द्विगुणित बहुकोशिकीय द्विगुणित शरीर बनाने के लिए कौन सा विभाजन करना पड़ा? समसूत्री। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है? इसमें कोई तकलीफ तो नहीं थी? सिंपल सी बात, अपने ऊपर अप्लाई करना, आराम से समझ में आ जाएगा। मेरा शरीर, ध्यान से सुन, मेरा शरीर
मैं नर हूं, मेरे शरीर की कोशिका कैसी है? द्विगुणित है। मेरी जो बीवी है उसके शरीर की कोशिका कैसी है? द्विगुणित है। मेरे अंदर युग्मक बना कौन? शुक्राणु। और फीमेल के अंदर युग्मक बना कौन? अंडाणु। कौन से विभाजन से? अर्धसूत्री विभाजन से। क्यों हुआ अर्धसूत्री विभाजन? क्योंकि अगली संतान भी सेम टू सेम गुणसूत्रता वाली चाहिए। तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड बन गए। हाँ सर। फिर उसके बाद निषेचन से क्या बना सर? युग्मनज बना। ये युग्मनज द्विगुणित है। द्विगुणित युग्मनज से जो शरीर बनाना है द्विगुणित, तो कौन सा विभाजन होएगा सर? समसूत्री। सिंपल, कोई तकलीफ नहीं, यहां तक की बात। डंडन आडंडन सिंपल सा था। अब आते हैं, ये है फर्स्ट केस, ये पहला केस था। अब दूसरे केस पर आते हैं, सेकंड केस पर आते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। कई ऐसे जीव होते हैं, स्पेशली अगर मैं पादपों की बात करूं, प्लांट्स में, जंतु में तो नहीं, ज्यादातर ये जो सेकंड केस है किसमें देखा जाता है? प्लांट्स में। अब मैं बात कर रहा हूं, मान लो एक पादप है जो नर है और एक पादप है जो मादा है। सर पादप नर मादा होते हैं? बेटा पादपों के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो लैंगिक अंग होता है वो कौन होता है? पुष्प। इतना पता है ना, 10वीं कक्षा या 9th क्लास में सुना था ना, पुष्प, प्लांट्स, है ना। अब मैंने तेरे से बोला कि एक प्लांट है, उसके ऊपर पुष्प है, और उस पुष्प के अंदर केवल कौन है? पुंकेसर। कौन है? पुंकेसर। सर सोच, मैं एक पेड़ हूं, मेरे पर एक पुष्प लगा हुआ है, और उस पुष्प में कौन है? पुंकेसर। पुंकेसर किसको संबोधित करता है? नर लैंगिक अंग को। ठीक है, यानी मैं पेड़ क्या कहलाऊंगा? मेरे ऊपर इस पुष्प में केवल कौन है? पुंकेसर है, यानी मैं नर पादप कहलाऊंगा। सिंपल। सिमिलरली एक दूसरा पादप है जिसकी टहनी पर एक पुष्प लगा हुआ है, उस पुष्प में कौन है? स्त्री केसर है, तो वो क्या कहलाएगा? मादा। सिंपल। चलो अब मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर जो शरीर जो है, मेरे बांगड़ू ध्यान से सुनना, यहां पर जो शरीर जो है वो इस बार है तो बहुकोशिकीय, है तो बहुकोशिकीय, लेकिन अब की बार शरीर जो है वो कैसा है? अगुणित है। मादा का भी कैसा है? अगुणित है। अंतर देखना, यहां पर जो शरीर जो था वो कैसा था सर? द्विगुणित था। दूसरे केस में आपने बोला जो शरीर है वो कैसा है? अगुणित है। कोई तकलीफ नहीं है। जैसे हमने बोला कि भैया ये एक बॉडी है, ये शरीर है, इस शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं सर? हैप्लॉइड हैं, अगुणित हैं। आपने बोला ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना। नर जो है वो भी अगुणित, मादा जो है वो भी कैसी है? अगुणित है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछने वाला हूं, ध्यान से सोच समझकर मुझे बताएंगे। यहां पर होने वाला है लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन में क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। क्या लैंगिक जनन में क्या बनेंगे गुरु? युग्मक बनेंगे। और युग्मक हमेशा कैसे होते हैं बेटा? युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। अब आप मुझे बताएंगे, सोच समझकर मुझे बताएंगे, दिमाग लगाएंगे, जल्दी से सोचेंगे। शरीर अगुणित है और युग्मक भी अगर अगुणित है, तो इन युग्मकों को बनाने के लिए कौन सा विभाजन हुआ होगा? सोचो आराम से। शरीर भी अगुणित, जैसे ये शरीर है, ये शरीर है, ये शरीर है, जस्ट इमेजिन ये शरीर है, ये शरीर है। इस शरीर की कोशिका जो है वो अगुणित है। मैंने बोला मान ले बेटा ये एक शरीर है, एक बॉडी है, और इस बॉडी की जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? अगुणित है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो शरीर जो है, इस शरीर से क्या बने सर? युग्मक बने। मान लो ये जो है ये नर है, और इस नर के अंदर ये वाला पोर्शन जो है ये नर लैंगिक अंग है, ये वाला पोर्शन जो है नर लैंगिक अंग है। अब नर लैंगिक अंग के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो अगुणित है, और हम जो युग्मक बनाना चाहते हैं वो भी कैसा बनाना चाहते हैं? अगुणित बनाना चाहते हैं। तो कौन सा विभाजन होगा? आप सीधा बोलेंगे सर समसूत्री विभाजन। थोड़ा खुद कॉमन सेंस लगे। शरीर की कोशिका अगुणित, युग्मक भी अगुणित, अगुणित अगुणित बनाने के लिए कौन सा विभाजन करेगा सर? समसूत्री। सिंपल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब समसूत्री विभाजन करने के बाद ऑब्वियस सी बात है क्या होएगा गुरु? निषेचन होएगा।
और निषेचन जब होएगा तो सर युग्मनज कैसा बनेगा? सर द्विगुणित बनेगा। युग्मनज कैसा बनेगा? द्विगुणित बनेगा। अब इतनी सी बात देखने के बाद, समझने के बाद, एक चीज जिंदगी में आपने कभी नहीं भूलनी है, और वो क्या? वो क्या हमेशा याद रखना है आपने, भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है आपने। क्या गुरुजी? तीसरा बिंदु। ये पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया, तीसरा बिंदु, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। चाहे शरीर द्विगुणित हो, चाहे शरीर अगुणित हो, युग्मक हमेशा अगुणित मिलेंगे। अगर शरीर द्विगुणित होएगा तो अर्धसूत्री विभाजन से बनेंगे, अगर शरीर अगुणित होएगा तो समसूत्री विभाजन से बनेंगे। डन। हमेशा युग्मक कैसे मिलेंगे? सर अगुणित मिलेंगे। क्यों? क्योंकि युग्मनज कैसा बनाना है? द्विगुणित बनाना है। तो याद रखना, युग्मक सदैव कैसे होंगे? अगुणित, और युग्मनज सदैव कैसा होएगा? द्विगुणित। क्या इतनी सी बात? ऑल क्लियर ज़ेबा? समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। अब आप मुझे बताइए, अभी रुक जाइए, हेलो हेलो हेलो, यहां पर आइए। युग्मनज बना दिया? हाँ सर। यहां पर भी युग्मनज बना दिया था? हाँ जी सर। दोनों जगह हमने क्या बना दिया? युग्मनज। अब इस युग्मनज से जो शरीर बनाना था, इस युग्मनज से जो शरीर बनाना था, शरीर बहुकोशिकीय शरीर जो द्विगुणित बनाना था, तो हमने समसूत्री विभाजन किया। अब आप मुझे बताइए, ये निषेचन होने के बाद जो युग्मनज बन गया, अब हमें बनाना शरीर मेरे भाई, हमें बनाना शरीर। हाँ सर। और शरीर जो है वो कैसा होना चाहिए? सर अगुणित होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि मम्मी पापा अगुणित थे। अरे खुद सोच, मम्मी पापा कैसे हैं? सर मम्मी पापा अगुणित है। मम्मी पापा कैसे हैं? सर मदर फादर कैसे हैं? अगुणित है। इनका शरीर कैसा है? बहुकोशिकीय है और कैसा? अगुणित है। अब हमें जो संतान, अगली पीढ़ी जो लेकर आनी है, इसको मैं बोल देता हूं पीढ़ी 1। यहां पर भी लिख देता हूं पीढ़ी 1। यहां पर जो पीढ़ी फर्स्ट जो थी, जो हम लेकर आए थे, चाहे वो नर हो, मादा हो, बहुकोशिकीय, 2n लाना था, तो हमने समसूत्री करा दिया। अब यहां पर जो पीढ़ी 1, जिसका शरीर कैसा होना चाहिए? अगुणित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता पिता भी कैसे हैं? अगुणित है। तो कौन सा विभाजन होएगा? तुमने सबने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया है। सर कौन सा विभाजन होएगा? दिमाग लगाओ, सोचो कौन सा विभाजन होएगा, दिमाग लगाओ। हमें एक द्विगुणित युग्मनज से शरीर बनाना, और शरीर बनाना बहुकोशिकीय। तो देखते हैं कौन सा बच्चा यहां पर दिमाग लगाकर आंसर देगा। बताओ कौन सा विभाजन होएगा? वेल डन तुषार तमराकर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताइए कौन सा विभाजन होएगा? आप बोलेंगे सर अर्धसूत्री। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कौन सा विभाजन होएगा गुरु? अर्धसूत्री। अब आप मुझे बताइए, एक अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4 बनती हैं। कैसी बनती हैं सर? अगुणित। बनेंगी? बना दी, 4 अगुणित कोशिका बना दिया। हाँ सर। अर्धसूत्री विभाजन कर दिया। हाँ सर। लेकिन ये तो सिर्फ 4 सेल बनी है, ये तो सिर्फ 4 कोशिका बनी है, और चारों की चारों कैसी हैं सर? अगुणित है। हमें चाहिए थी बहुत सारी कोशिका, क्योंकि शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है, और सारी की सारी कोशिका अगुणित होनी चाहिए। गुरु ये तो सिर्फ 4 बनी है। अब मुझे बता, क्या इन चारों में वापस से अर्धसूत्री कराऊं? क्या ये चारों में फिर से अर्धसूत्री होगा कि समसूत्री होएगा? सर समसूत्री होएगा। यानी अब इनमें कौन सा विभाजन होएगा सर? समसूत्री विभाजन होएगा, जिससे क्या बनेगा सर? बहुकोशिकीय शरीर बनेगा, जो कैसा होएगा सर? अगुणित होएगा। बोलिए जनाब, क्या ये सारी की सारी कंडीशंस, फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइप की कंडीशन आपको 100% क्लियर हो गई है? डंडना डंडन वापस से नहीं बताऊंगा दोस्त। मजा आ गया अरुण? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गजब। हाँ जी, चल। तो यहां तक की जो चीज समझानी थी, आशा करते हैं आपको ये सारी की सारी चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर कितने बिंदु हो चुके हैं हमारे? 3 बिंदु हो चुके हैं। हम चौथे बिंदु पर बढ़ते हैं, और चौथा बिंदु है कि सर अर्धसूत्री विभाजन में डीएनए का रेप्लिकेशन कितनी बार होता है,
और विभाजन कितनी बार होता है। ध्यान से सुनना प्लीज, मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, प्लीज उस डायग्राम पर फुल कंसंट्रेशन के साथ में देखना एक चीज। मैं यहां पर अर्धसूत्री विभाजन कराने वाला हूं एक कोशिका में, जस्ट सुनना। मान लो ये एक कोशिका है जिसके अंदर हम अर्धसूत्री विभाजन कराने वाले हैं। पहली बात तो ये बताइए, ये कोशिका अगुणित होगी कि द्विगुणित होगी? सर सिंपल सी बात है, कई बार ये चीज समझ में आ चुकी है। ये कोशिका कैसी होगी सर? द्विगुणित होगी, जिसमें हम क्या कराने वाले हैं? अर्धसूत्री विभाजन कराने वाले हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला प्रश्न जल्दी से मुझे बताइए, अर्धसूत्री अगर विभाजन कराना है इस कोशिका के अंदर, तो आप मुझे आंसर देंगे, क्या ये कोशिका तैयारी करके आई होगी? सोचो, मैं एक सिंपल सी बात तुमसे पूछ रहा हूं, अगर आपको इस कोशिका में विभाजन कराना है, तो विभाजन कराने से पहले क्या ये कोशिका तैयारी वैयारी कर आई होगी कि हाँ भैया हमको तैयार होना है, हमको विभाजन के लिए जाना है ना, तैयारी करके आई है? हाँ सर। ये एक छोटी कोशिका रही होगी जो द्विगुणित रही होगी, जिसके अंदर G1 आई होगी, जिसके बाद S आई होगी, जिसके बाद G2 आई होगी, और फिर उसके अंदर क्या स्टार्ट होएगा सर? विभाजन होएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अर्धसूत्री अगर आपको विभाजन कराना है, अर्धसूत्री अगर विभाजन कराना है, मियोसिस अगर विभाजन कराना है, तो विभाजन कराने से पहले कोशिका क्या एस अवस्था से गुजरकर आई है या नहीं? सोचो, सिंपल सी बात। अगर इस कोशिका को विभाजन करना है तो क्या ये पहले अंतरावस्था से गुजरकर आई है या नहीं? आई है, याद रखना, ये एस अवस्था से गुजरकर आई है। डन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब अंतरावस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया? हाँ जी। या दूसरे तरीके से दिखाते हैं, यार तुम ऐसी क्या बात है, तुम कैसे समझ में नहीं आ रहा? हमारे पास दूसरा तरीका। मैंने कहा ये लो जी, ये एक कोशिका जिसके अंदर ये केंद्रक, जिसके अंदर है 4 गुणसूत्र। कितने हैं? 4 गुणसूत्र हैं, 4 गुणसूत्र। ओके, दिखाई दे रहे तुमको? हाँ सर। ये कोशिका जीवन में, जीवन के बाद किस में जाएगी सर? एस में। एस में जब जाएगी, जब एस में जाएगी तो आप सीधा बोलोगे सर एस में जब ये जाएगी तो एस में क्या दिखाई देगा सर? एस में ये कंडीशन हो जाएगी। मैंने कहा कौन सी? मैंने कहा कौन सी? तुम बोलोगे सर ये कंडीशन हो जाएगी। अबे कहा भी ऐसे बना देते हैं। हाँ जी, किसी को कोई तकलीफ यहां तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 4 गुणसूत्र तेरे को यहां पर दिख रहे हैं? हाँ सर, 4 गुणसूत्र हैं। यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितनी है सर? 4 है। ठीक है, मान लो ये 4 गुणसूत्र का जो डीएनए की मात्रा है, ध्यान से देखता जाए, एक ही बार में समझाऊंगा, बार बार नहीं समझाऊंगा। डीएनए की मात्रा, डीएनए की मात्रा पहले भी बताया हुआ है, फिर से बता रहा हूं क्योंकि अर्धसूत्री पढ़ रहे। डीएनए की मात्रा मान लो 4 पिकोग्राम है। कितनी है सर? 4 पिकोग्राम है। ठीक है, अभी प्रश्न पूछूंगा। यहां पर ये एक कोशिका जो कैसी है सर? द्विगुणित है। द्विगुणित का मतलब जिसमें 2 सेट मिलेंगे, ये मिलकर एक सेट, ये मिलकर एक सेट। टोटल कितने सेट हैं सर? 2 सेट हैं। टोटल कितने क्रोमोसोम हैं? गुणसूत्र कितने हैं सर? 4 हैं। डीएनए की मात्रा 4 पिकोग्राम है। जल्दी से आंसर बताएंगे। इस अवस्था में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? फटाफट, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है और डीएनए की मात्रा कितनी है? जल्दी से, डीएनए की मात्रा कितनी है? जल्दी से फटाफट बताएंगे। डीएनए की मात्रा कितनी है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? हाँ जी, गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? बालक कह रहे हैं सर 8 हो जाएगी। गुणसूत्रों की मात्रा कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और डीएनए की मात्रा कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, है ना? कितने बच्चे हैं जिनको ये चीज समझ में नहीं आई?
कोई है जिसको ये चीज समझ में नहीं आई? जिसको ये चीज समझ में नहीं आई कृपया करके थोड़ा सा पानी मुंह पर डालें, क्लास को बंद कर दें और फिर चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करें। अभी के अभी। सच्ची कह रहे हैं? सच्ची कह रहे हैं? बिल्कुल। हाँ जी, डन। जीवन से ऐस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। अगर 4 हैं तो ये भी 4 ही माने जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, डन। लेकिन मात्रा बढ़ गई है, यहां पर 4 पिकोग्राम था तो यहां पर 8 पिकोग्राम है। ठीक है, इसको हम संबोधित करते हैं किससे? 2C से मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया? 4C हो गया, यानी दुगना हो जाएगा। क्लियर? कोई तकलीफ नहीं है। सेम टू सेम इसके बाद में क्या आएगी सर? एस अवस्था आएगी। और सॉरी, इसके बाद में क्या आएगी? G2 अवस्था। हाँ सर, G2 अवस्था में सेम टू सेम चीज रहेगी। मैंने ऑलरेडी बता दिया है बेटा, वो वाला ऑप्शन जो था वो सही है दोस्त, पूर्व अवस्था वाला। सेम टू सेम चीज रहेगी सर। G2 अवस्था में कोई चेंज नहीं है। G2 के बाद क्या आएगा सर? अब इस G2 के बाद क्या आएगा? विभाजन होएगा। क्या आएगा? विभाजन होएगा। सर आप तो कहे थे कि ऐसा अवस्था नहीं आती। कौन है ये? यूरोलॉजिस्ट रिंकू। पिछले साल इसने नाम रखा था न्यूरोलॉजिस्ट, उससे पिछले साल शायद नाम रखा था कार्डियोलॉजिस्ट, या एक ही साल में 2 बार नाम बदले। लेकिन नाम बदलने से कुछ दिमाग में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि दिमाग नहीं चला पा रहा है। चाहे यूरोलॉजिस्ट बन जाता, न्यूरोलॉजिस्ट बन जाता, कार्डियोलॉजिस्ट बन जाता, दिमाग नहीं चला पाएंगे हम सब। अभी तेरे को बताया एक कोशिका। अरे सोच, तेरे को कोशिका चक्र याद आ रहा है? दिमाग लगा भोंदूलाल, तेरे को कोशिका चक्र याद आ रहा है? कोशिका चक्र। हाँ सर। एक कोशिका चक्र में विभाजन था। हाँ सर। एक कोशिका को अगर विभाजन करना है, ये नई कोशिका बनी है। इस कोशिका को अगर विभाजन करना है, इस कोशिका को अगर विभाजन करना है, ये नई कोशिका को क्या विभाजन करना है, तो पहले किस से गुजरना पड़ता है सर? G1 से, S से, G2 से। यानी पहले उसको तैयारी करनी पड़ती है। विभाजन से पहले क्या करनी पड़ती है गुरु? तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं यही तो बोल रहा था कि बेटा ये एक कोशिका है जिसको अर्धसूत्री विभाजन करना है, तो अर्धसूत्री विभाजन करने से पहले तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, तैयारी किस में होगी? G1 में होगी, S में होगी, G2 में होगी। तो साहब हमने G1 करा दी, S करा दी, G2 करा दी। अब आएंगे क्या? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब होएगा क्या? अर्धसूत्री विभाजन। सर आपने बोला था ऐसा अवस्था नहीं होगी। अरे रुक तो सही, ऐसा अवस्था कहां नहीं होगी? ये तो सोच, कब बोला था ऐसा अवस्था कब नहीं होगी? कब? जब अर्धसूत्री प्रथम हो जाएगा उसके बाद में ऐसा अवस्था नहीं होगी, ये बोला था। लेकिन नहीं, हम सिर्फ नाम के आगे यूरोलॉजिस्ट लगा देंगे, न्यूरोलॉजिस्ट लगा देंगे, कार्डियोलॉजिस्ट लगा देंगे, बस। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं लगा सकते। हाँ भाई, तो ये हमारी G2 हो गई। अब G2 के बाद में क्या आएगा सर? अर्धसूत्री प्रथम। अब इधर देखिएगा, अर्धसूत्री प्रथम जब हो जाता है तो क्या कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, जरा देखना। मेरे आंगड़ू बांगड़ू चांगड़ू इधर देखना। अर्धसूत्री प्रथम जब हो जाएगा तो 2 कोशिका बनेंगी। अर्धसूत्री प्रथम जब हो जाएगा तो कितनी कोशिका बनेंगी बेटा? 2 कोशिका बनेंगी। और इन दोनों कोशिकाओं के अंदर आराम से देखना, प्रश्न मैं तुमसे पूछूंगा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं। बताओ मेरे भाई, G2 के बाद में यहां पर अर्धसूत्री प्रथम हो गया है। क्या हो गया है? अर्धसूत्री प्रथम हो चुका है। अब अर्धसूत्री प्रथम जब हो गया तो आपने दिमाग लगाना है और सोच समझकर मुझे आंसर बताना है। अर्धसूत्री प्रथम जब हो जाएगा G2 के बाद में, जब अर्धसूत्री प्रथम जब हो जाएगा तो अब आप मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, अर्धसूत्री प्रथम में उत्पाद क्या बनेगा? सोचो, दिमाग लगाओ। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है और डीएनए की मात्रा कितनी है? गुणसूत्र संख्या और डीएनए की मात्रा। आराम से सोचना और आंसर देना इसी क्वेश्चन के बिहाफ पर। सोचो, यहां पर गुणसूत्र की संख्या कितनी थी? 4। यहां पर भी 4।
डीएनए की मात्रा कितनी है? 4 पिकोग्राम, यहां 4 पिकोग्राम। अब मुझे बता, यहां पर इस कोशिका में देख, गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 2 दिख रही है? हां सर। भाई यहां कितनी दिख रही है तेरे को? 4। इस कोशिका में कितनी दिख रही है? 2। तो क्या गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई? हां सर, हो गई। हैप्लॉइड। क्या हो गई ये कोशिका? कैसी हो गई? ये हैप्लॉइड है सर। ये हैप्लॉइड कोशिका है, ये भी हैप्लॉइड कोशिका है। ये कैसी थी सर? डिप्लॉइड कोशिका थी, द्विगुणित कोशिका थी। अरे 2 सेट नहीं है, ये सफेद और ये लाल मिलकर 1 सेट, ये सफेद और ये लाल मिलकर 1 सेट। कितने सेट सर? 2 सेट। यहां पर सफेद वाला केवल 1 है, लाल वाला केवल 1 है? सफेद वाला केवल 1 है, लाल वाला केवल 1 है। या इस तरीके से मान लेते हैं, यहां पर ये सफेद और ये लाल मिलकर 1 सेट थे, एक सफेद एक लाल मिलकर 1 सेट बना रहे थे, है ना? कितने सेट मिल रहे थे सर? 2 सेट मिल रहे थे। अब यहां पर केवल 1 ही सेट मिल रहा है। ये केवल क्या है? 1 सेट है। ये केवल क्या है सर? 1 सेट है। 1 सेट मिल रहा है, यानी ये कोशिका क्या हो गई सर? अगुणित हो गई है। अरे भैया, ये सफेद एक लाल मिलकर 1 सेट, ये सफेद एक लाल मिलकर 1 सेट, एक सफेद एक लाल मिलकर 1 सेट, यहां 2 सेट, यहां 1 सेट, यहां 1 सेट। डन। अब आप मुझे बताइए डीएनए की मात्रा। भैया ये 4 गुणसूत्र मिलकर, 4 पूरे के पूरे गुणसूत्र मिलकर डीएनए की मात्रा कितनी थी सर? 8 पिकोग्राम थी। यानी 4 गुणसूत्रों का टोटल भार जो था वो 8 पिकोग्राम था। तो बता 2 गुणसूत्रों का कितना हो गया सर? 4 पिकोग्राम। 4 पिकोग्राम। अब 4 पिकोग्राम को हमने किससे संबोधित किया था सर? 2C से। तो हम इसको 2C बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलिए मेरे भाई, दिमाग तो चलाना पड़ेगा। या तो तू इस साल चला ले, या तू और आराम से धीरे धीरे अगले साल तक चलाना तो पड़ेगा। बोलो, क्लियर है? डन। सिंपल सा था। चलें आगे। अब यहां तक की बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं, अभी प्रश्न पूछूंगा मेरे दोस्त। यहां तक की बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं, तब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर। ये दोनों कोशिका, आराम से सोचना, ये दोनों कोशिका अब डायरेक्टली दूसरा विभाजन कर लेंगी। ये दोनों कोशिकाओं में ये क्या हो गया सर? अर्धसूत्री प्रथम हुआ है। ये क्या हुआ है गुरु? अर्धसूत्री प्रथम हुआ। ये हमारा अर्धसूत्री प्रथम हो चुका है। चलो यहां लिख देता हूं, ये हमारा क्या हो गया सर? अर्धसूत्री प्रथम हो गया, है ना? अर्धसूत्री प्रथम हो चुका है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये दोनों कोशिका में अर्धसूत्री सेकंड स्टार्ट होएगा या पहले ये वापस से तैयारी करेंगे विभाजन के लिए? सोच, मैं तेरे से कह रहा हूं कि अर्धसूत्री प्रथम हो गया। अब ये अर्धसूत्री प्रथम कराने से पहले तूने तैयारी करी थी। हां सर, ये पूरी की पूरी क्या थी सर? ये तैयारी थी। विभाजन कराने से पहले क्या की जाती है गुरु? तैयारी की जाती है। अरे शादी करने से पहले तैयारी की जाती है कि नहीं की जाती है? हां सर। तो यहां पर ये शादी होने वाली थी, उससे पहले हमने तैयारी करी। चल हो गई शादी? हां सर हो गई। अब मैं कह रहा हूं मैं वापस से दूसरी शादी करना चाहता हूं। मतलब वापस से अगर दूसरी शादी होना चाहते हैं, मतलब वापस से फिर से विभाजन अगर कराना है, तो गुरु मेरे को बताओ, क्या यहां पर फिर से तैयारी की जाएगी कि नहीं की जाएगी? सोचो। मैं नहीं चाहता हूं दोस्त कहीं तुम गलत मतलब ले लो और कैसे ना कैसे ये बात पहुंच जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। तो सिंगल मैन सिंगल वुमेन वाले अपन आदमी हैं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधा आप मुद्दे पर आइए और सोच समझकर मुझे बताइए, ये दोनों कोशिका विभाजन करने से पहले फिर क्या करेंगी? तैयारी करेंगी। हां सर। अब आप मुझे बताइए, अगर तैयारी करनी है तो क्या आना चाहिए सर? G1, सर S, सर G2, G1 S G2, क्योंकि तैयारी तो इसी में ही होती है, इन 3 अवस्थाओं में होती है, G1 में, S में, G2 में, है ना? तैयारी तो इसी में होती है। लेकिन अब आप मुझे बताइए, क्या यहां पर ऐसा अवस्था आएगी कि नहीं आएगी? सोचिए, ऐसा अवस्था किस लिए लानी होती है? अजी ऐसा अवस्था किस लिए लानी थी सर? ऐसा अवस्था इसलिए लानी थी ताकि पूर्ण गुणसूत्र बन सके, पूरे के पूरा गुणसूत्र बन सके। पूरा का पूरा गुणसूत्र बनेगा, अर्ध गुणसूत्र से पूरा गुणसूत्र बनाना था, इसलिए क्या लाई गई थी सर ऐसा अवस्था? मेरे भाई यहां पर ऑलरेडी पूरा गुणसूत्र है या नहीं है?
इन कोशिकाओं में क्या आधे आधे गुणसूत्र वाला क्रोमोसोम है या पूर्ण क्रोमोसोम है? सर पूर्ण है। तो क्या हम ऐसा अवस्था लाएंगे? नहीं सर, कोई ऐसा अवस्था नहीं आएगी। केवल क्या आएगी सर? G1 और G2 आएगी। अब मेरे को पता है आपका सवाल क्या है। सर यहां पर ऐसा अवस्था नहीं होएगी? नहीं होएगी, नहीं होएगी। डीएनए का रेप्लिकेशन क्यों कराऊं जब ऑलरेडी पूरा का पूरा गुणसूत्र है? अजी हैगा, पूरा का पूरा गुणसूत्र है, तो फिर डीएनए रेप्लिकेशन होएगा ही नहीं। ठीक है सर, केवल क्या होगी? G1 और G2 होगी। अब आपका प्रश्न होगा, सर डीएनए का रेप्लिकेशन आप नहीं करा रहे हो क्योंकि जरूरत नहीं है, पूरा गुणसूत्र है। लेकिन सर एक बात बताओ, हिस्टोन प्रोटीन, अरे हिस्टोन प्रोटीन किस लिए चाहिए था? डीएनए को लपेटने था ना। जब तुम डीएनए का रेप्लिकेशन ही नहीं करा रहे, जब डीएनए की मात्रा ही नहीं बढ़ा रहे, तो फिर किस लिए हिस्टोन चाहिए? लपेटने के लिए चाहिए था। जब डीएनए ही नहीं बढ़ा रहे तो हिस्टोन बढ़ाओगे? नहीं सर, हिस्टोन भी नहीं चाहिए हमको, ना ही हिस्टोन चाहिए, ना ही डीएनए चाहिए। लेकिन सर एक चीज थी सर, तारक केंद्रक का द्विगुणन। सर वो तारक केंद्र, सर वो तारक केंद्र, गुरु वो तारक केंद्र, वो तारक केंद्र का द्विगुणन तो ऐसा अवस्था में, यहां ऐसा अवस्था नहीं है, तो कहां पर होएगा? G1 जब G2 में इंटरचेंज होएगी, जैसे G1 G2 में बदलती है, उस टाइम पर G1 के एंड पॉइंट पर, G1 के आखिरी समय पर, यहां पर अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसवर्शन ऑफ G1 इंटू G2। जब G1 जो है G2 में बदलती है, उस टाइम पर क्या होता है? तारक केंद्र का द्विगुणन होता है। तो सर तारक केंद्र का द्विगुणन होएगा? बिल्कुल होएगा। लेकिन 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 कौन सी अवस्था में? G1 और G2 का जब एक तरीके से बोले जंक्शन जब आएगा, संधि जहां पर होएगी, यानी वो एंड पॉइंट जब G1 G2 में बदलेगा, उस टाइम पर तारक केंद्र का क्या होता है? द्विगुणन। हमारी एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा है। बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते, पढ़ने के बाद में बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो बहुत सारी तो नहीं, सिंपल सी नॉलेज लेकर मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि तारक केंद्र का द्विगुणन जीवन के अंत में होता है। ऐसा अवस्था यहां नहीं होती है, याद रखना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर G1 होएगा, G2 होएगा। हाँ जी, अब इसके बाद क्या होएगा? ध्यान से सुनना। अच्छा एक और चीज मेरे भाई, जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, यहां पर जो कोशिका जब तैयारी करने के लिए, अर्धसूत्री प्रथम करने के लिए जो तैयारी की गई थी, इस तैयारी को हमने क्या बोला था? सोचो, जिसमें G1S G2 था, इस तैयारी को क्या मैंने अंतरावस्था बोला था? दिमाग लगा, इसको मैंने अंतरावस्था बोला था, इंटरफेज बोला था या नहीं बोला था? जल्दी से सोचिए, इस तैयारी को हमने अंतरावस्था बोला था, इंटरफेज बोला था या नहीं बोला था? बोला था ना। क्या बोला था इसको हमने? अंतरावस्था, यानी क्या बोला था? इंटरफेज। अब मुझे बताओ, क्या यहां पर ये आपको अंतरावस्था दिख रही है? अंतरावस्था कितनी अवस्थाओं से मिलकर बनी हुई है गुरु? 3 अवस्थाओं से। ठोको ताली। कितनी? 3। G1S G2, G1S G2 मिलकर क्या कहला रही है? अंतरावस्था कहला रही है। तैयारी हो रही है क्या करने के लिए? विभाजन करने के लिए जो तैयारी हुई थी, जिसमें G1 था, S था, G2 था, है ना। इसको हमने क्या बोला था? अंतरावस्था। 3 अवस्थाओं से मिलकर। लेकिन सर यहां पर तो केवल 2 अवस्था है, तो क्या अब मैं इनको अंतरावस्था बोलूंगा? नहीं। ये जो तैयारी जो है, यहां पर जो तैयारी हुई है, ये तैयारी जो हुई है अब की बार भैया जरा सोचो, यहां पर तैयारी जो है 3 चरणों में हुई है। पहले दुल्हन के कपड़े लिए गए, दूल्हे के कपड़े लिए गए, और फिर माता पिता के कपड़े लिए गए। अब की बार जो तैयारी हुई है उसमें केवल दूल्हे के कपड़े लिए गए, दुल्हन के कपड़े लिए गए। मम्मी पापा बोले हम तो पुराने कपड़े पहनकर राजी हैं, यानी केवल 2 ही अवस्थाएं आ रही हैं, G1 और G2 अवस्था आ रही है। तो ये तैयारी जो है, इसको हम नाम देते हैं अंतरावस्था। नहीं बोलते इसको, हम बोलते हैं अंतरालावस्था। इसको अंग्रेजी में क्या बोला था सर? इसको बोला था इंटरफेज। अंतरावस्था को इंग्लिश में क्या बोला था? इंटरफेज। ठीक है। और अंतरालावस्था को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंटरकाइनेसिस। क्या बोला जाता है? अंतरालावस्था को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंटरकाइनेसिस। दोस्त जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक की बात समझ में आ गई है?
इसको हमने क्या बोला है? इंटरकाइनेसिस। इसको हमने बोला था इंटरफेज। क्लियर? डन? सर सेल में माइंड होता है क्या? हां बेटा, सेल में तो माइंड है। सेल में तो बहुत तगड़ा माइंड है वैष्णवी, सेल में बहुत बड़ा माइंड होता है। वैष्णवी कह रही है सर क्या सेल में माइंड होता है? हां बेटा, सेल में माइंड होता है, बहुत बड़ा वाला माइंड है उसके अंदर। बस क्या करे वैष्णवी, हमारे यहां पर माइंड नहीं भेजा। चलो आगे बढ़ते हैं। जीवन हो गई है, G2 हो गई है, तैयारियां हो चुकी है वापस से एक और विभाजन की। और अगला जो विभाजन जो है वो क्या कहलाएगा? सर अगला जो विभाजन जो होएगा वो होएगा यही कोशिका वापस से दिखा रहा हूं। यही कोशिका थी, ये कोशिका थी बेटा, जिनमें जीवन हो गया, G2 हो गया। हाँ सर। सोच जीवन G2 में क्या डीएनए की मात्रा में कोई बदलाव आएगा? सेम टू सेम रहेगी, बस कोशिका का आकार थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अंकित प्रियदर्शी कल पढ़ना बेटा, ठीक है? आइएगा। हाँ भाई, ये दोनों कोशिका जो है थोड़ी सी आकार में बढ़ जाएंगी और तो क्या है, बस ये लो जनाब। ठीक है जी, चलें आगे। आगे अब मुझे बताइए इन दोनों कोशिकाओं में क्या होएगा? सर इन दोनों कोशिकाओं में होएगा अर्धसूत्री सेकंड। क्या होएगा? अर्धसूत्री सेकंड। और अर्धसूत्री सेकंड जब होएगा तो मैं जो बना रहा हूं कोशिका, प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा, किस प्रकार की कोशिका बना रहा हूं। 1 2 3 4। थोड़ा सा बड़ा कर देते, दिखाई नहीं देगा आपको, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, ठीक है? हाँ जी, बताओ मेरे भाई, यहां तक की बातें देखने के बाद सोच समझकर आराम से बताना जो चीज मैं आपसे पूछने वाला हूं। देख, यही कोशिका सेम टू सेम यही है। यहां पर आराम से देखना, अर्धसूत्री प्रथम जब हुआ था तो गुणसूत्र की संख्या कितनी थी? 2 थी, 1 2, लेकिन ये पूरे के पूरे थे। डीएनए की मात्रा कितनी थी? 4 पिकोग्राम थी। हमने बोला ये दोनों कोशिका अंतरालावस्था में जाएंगी, तैयारी करेंगी, फिर से वापस से विभाजन होगा। इसमें हुआ अर्धसूत्री सेकंड, इसमें भी हुआ अर्धसूत्री सेकंड, यानी हमने क्या करा दिया गुरु? यहां पर सर हमने करा दिया अर्धसूत्री सेकंड। अब आप मुझे बताइए, अर्धसूत्री सेकंड होने के बाद में जो कोशिका यहां पर बनी है उनमें गुणसूत्रों की मात्रा, गुणसूत्र संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है? आंसर, गुणसूत्रों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? सर यहां पर गुणसूत्रों की संख्या 2 थी, हमने लिखा था 2, दिख रहा है ना? सर यहां पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? सर 2 थी, हमने लिखा है 2। अरे लिखा है कि नहीं लिखा? यहां पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 1 2, लेकिन पूरे के पूरे थे। डीएनए की मात्रा 4 पिकोग्राम थी, 4 गुणसूत्र की 8 पिकोग्राम, तो यहां पर क्या हो गई थी सर? 4 पिकोग्राम, 2C हो गया था। हाँ सर। अब हमने बोला ये दोनों कोशिका
तैयारी करने के बाद फिर से विभाजन कर रही है, कौन सा? अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री सेकंड होने के बाद में ये जो पुत्री कोशिकाएं बनी हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं इन पुत्री कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा और गुणसूत्र की संख्या, सिंपल सा, डीएनए की मात्रा कितनी है, गुणसूत्र की संख्या कितनी है, बस इतनी सी चीज ही तो पूछ रहा हूं। डीएनए की मात्रा, गुणसूत्र की संख्या बताओ, देखकर बता दो भाई, बोलो। गुणसूत्र की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 2, 1, 2। लेकिन डीएनए की मात्रा कितनी दिखाई दे रही है? सोच, ये दोनों गुणसूत्र मिलाकर 4 पिकोग्राम थे। यहां पर हैं तो 2 गुणसूत्र, लेकिन क्या है, वो पूर्ण के अर्ध हैं सर, अर्ध गुणसूत्र हैं, तो मात्रा और कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी सर? 4 पिकोग्राम की और आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी सर? 2 पिकोग्राम। अब आप मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, यहां पर कोशिका कैसी थी? डिप्लॉयड थी, 4 था। ध्यान से देखना, ये सारी चीजें देखने के बाद में, ये सारी चीजें सुनने समझने के बाद में आराम से ध्यान से सोचिएगा। जो चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं आराम से देखिएगा। ये कोशिका जीवन में थी तो यहां पर ये डिप्लॉयड थी और इसमें मात्रा थी कितनी? 2C। जीवन के बाद जब ये S में जाती है तो संख्या 2N ही रहती है, लेकिन मात्रा 4C। S के बाद जब ये G2 में जाती है तो गुणसूत्र की संख्या 2N और मात्रा 4C। उसके बाद में जब विभाजन होता है, 2 कोशिका बनती है, कौन सा? मियोसिस 1 जब हो जाता है तो गुणसूत्र की संख्या हैप्लॉइड और मात्रा 2C। फिर ये दोनों किस में जाती हैं सर? G1 में जाती हैं और फिर G2 में जाती हैं, G1 G2। फिर G1 G2 में जाने के बाद में फिर इन कोशिकाओं में क्या होता है? विभाजन होता है, 4 कोशिका बन जाती हैं फाइनली। ये था हमारा मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड में जो गुणसूत्रता है, गुणसूत्र संख्या, वो कितनी होती है? हैप्लॉइड, और मात्रा कितनी रह जाती है? C रह जाती है। ये था पूरा का पूरा एक ही बार में चीज जो समझने लायक थी। खत्म, खलास, खटाक। बोलिए जनाब, आराम से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने ऐसे भी दिखा दिया तेरे को, मैंने ऐसे भी दिखा दिया, और गुरु ऐसे भी बता दिया, दोनों तरीके से चीज समझा दी है। इस डायग्राम को बताकर भी बता दिया है, ऐसे डायरेक्टली भी बता दिया है कि भैया ये है द्विगुणित 2N, S में जाएगी तो भी 2N, G2 में जाएगी तो भी 2N, मियोसिस 1 होएगा तो N, फिर इनमें मियोसिस सेकंड हो जाएगा तो भी क्या बनेगी? N। लेकिन यहां पर मात्रा अगर 2C है तो S में 4C, फिर G2 में 4C, फिर मियोसिस फर्स्ट होने के बाद फिर से 2C, फिर वहां पर अंतरालावस्था आ जाएगी, अंतरालावस्था के बाद में फिर से वापस से विभाजन हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी सर? C हो जाएगी। सर ये कंसेप्ट आप 4 से 5 बार बता चुके हैं। काश 4 से 5 बार बताने के बाद जो अब मैं प्रश्न देने वाला हूं, देखो एक बालक है तुषार ने बोला सर ये चीज आप 4 से 5 बार बता चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। अब 4 से 5 बार अगर मैं बता चुका हूं तो इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप इस प्रश्न का आंसर सही देंगे। ध्यान से सुनना, अगर एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र संख्या 100 है, अगर एक द्विगुणित कोशिका जिसमें गुणसूत्र संख्या 100 है, तो बताइए 100 है और डीएनए की मात्रा क्या है भैया? डीएनए की मात्रा
हेलो हेलो। और डीएनए की मात्रा 60 पिकोग्राम है, तो बताइए बताएंगे सर 4C में सी को क्या कहते हैं? सी बेटा, सी उस दिन तो बताया था, चंदू। सी क्या होता है? चंदू होता है, चंदू। हाँ जी, बताओ बताओ बेटा, आंसर बताओ। चलो आंसर बताओ। चलो, कई बच्चे आंसर बताने लग गए। अरे भोंदुओं, प्रश्न तुमने पढ़ लिया, इसमें लिखा है तो बताइए। हमने कुछ पूछा है यहां पर? हैं? ये जो तुम सुजीत कोरी, सुलेखा पाल, तुम आंसर देने लग गए। नाजिया, मैंने क्या पूछा? अभी पूछने तो दो। अरे भोंदुओं, लल्लू लाल, अभी पूछने तो दो क्वेश्चन, आंसर तुम देने लग गए हो। अभी पूछने तो दो। क्या बताइए? ये पूछे सर, क्या बताइए? हाँ जी, पहला, एस अवस्था के बाद गुणसूत्र संख्या और डीएनए की मात्रा। अर्धसूत्री प्रथम के बाद, अर्धसूत्री द्वितीय के बाद। अब करो, पूरा टाइम दे रहा हूं करने का, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। जान देखो, जल्दबाजी में गलती हो जाएगी, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करना, आराम से करो। पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर। हाँ जी, सबीर मिश्गन, मेरे से मत पूछ, छोड़ दे उनको, कोई जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन पूछने की। मैं जो करा रहा हूं वो कर ले बस। और मेरे से पूछने से अच्छा है, डाउटनेट में एक कैमरे का ऑप्शन है, कैमरे पर क्लिक कर तेरे को आंसर मिल जाएंगे। एलन के जितने भी मॉड्यूल हैं उन सभी के आंसर हैं, वीडियो सॉल्यूशन है वहां पर। हाँ भैया, कशिश गुप्ता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो, जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूं, आंसर देख लें एक बार, चेक कर लेना, आप अपने आंसर चेक कर लेना। हाँ जी, सबसे पहले एस अवस्था के बाद गुणसूत्र संख्या और डीएनए की मात्रा। ये कोशिका है जिसके अंदर 100 गुणसूत्र है, यानी 2n कंडीशन कितनी दे रखी है? 100। और 2C कंडीशन जो थी वो कितनी दे रखी थी सर? 60 पिकोग्राम दे रखी थी, ये दे रखा था आपको। अब आपसे पूछा है, ये थी जीवन अवस्था। कौन है ये कोशिका? जीवन अवस्था में, जिसमें 2n 100 और 2C 60 है। सर आप कैसे पता कि ये जीवन है? क्योंकि स्टार्टिंग कैसे करिए, ऐस अवस्था के बाद पूछा है। अब ऐस अवस्था के बाद अगर पूछा है तो डेफिनेटली ये किस में होगी? जीवन में होगी। अब आपसे पूछा, बताओ ऐस अवस्था के बाद कौन सी कंडीशन होगी, तो आप बोलेंगे सर ऐस अवस्था के बाद, ऐस अवस्था के बाद में गुणसूत्र की संख्या 2n = तो 100 ही रहेगा। लेकिन ऐस अवस्था के बाद में 4C हो जाता है, यानी दुगना हो जाता है, तो क्या आ जाएगा? 120 पिकोग्राम। यानी पहले का आंसर तो ये आ गया, 100 और 120। इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? 100 और 120। क्या यही किया आप सभी ने? फर्स्ट का आंसर सभी ने यही किया। चलिए, अब अर्धसूत्री फर्स्ट के बाद क्या होता है हम जानते हैं। अर्धसूत्री फर्स्ट में बार बार बनाऊंगा, हमने यहां पर ऑलरेडी बना दिया है। अर्धसूत्री फर्स्ट के बाद में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है।
और डीएनए की मात्रा 2C हो जाती है अर्धसूत्री प्रथम के बाद में। यहां पर लिख देता हूं मियोसिस 1 के बाद में, मियोसिस 1 अर्धसूत्री प्रथम के बाद में 2n की जगह क्या हो जाता है सर, n हो जाता है, और 4C की जगह क्या हो जाता है सर, 2C हो जाता है। तो n अगर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सर 50, और 4C अगर 120 ग्राम था तो 2C कितना है सर 60 पिकोग्राम है। चलिए जी, ये हो जाएगा हमारा आंसर सेकंड का 50 और 60। अब पूछा है आपसे अर्धसूत्री सेकंड के बाद क्या होगा। हमने देखा था अर्धसूत्री सेकंड में क्या हो जाता है सर, गुणसूत्र की संख्या तो वही हैप्लॉइड रहती है, डीएनए की मात्रा C हो जाती है ना। जब मियोसिस सेकंड हो जाता है तो उसमें हैप्लॉइड ही रहती है, कोशिका तो हैप्लॉइड रहती है, लेकिन डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है C हो जाती है। अब आप आंसर दे दीजिए, हैप्लॉइड है तो 50 ही रहेंगे, और 2C अगर 60 पिकोग्राम था तो कितना हो जाएगा सर 30 पिकोग्राम। तो इधर क्या आ जाएगा 50 और 30। डन मेरे भाई। तो ये हो गया हमारा गुणसूत्र संख्या, और ये जो हो गया ये हमारी डीएनए की मात्रा। अब आप देख लीजिए आप में से कितने बच्चों के ये आंसर आए हैं। जिनके ये आंसर आए हैं बहुत बढ़िया, जिनके नहीं आए हैं भाई साहब, बालक बोल रहे खुद ही देख लो 5 से 6 बार बता चुके, फिर भी तुम्हारी खोपड़ी में अगर ये बातें नहीं बैठ रही हैं तो भैया अब इससे ज्यादा तो हमारी भी खोपड़ी में कोई तरीका नहीं है तुमको समझाने का। बोलो, सारे राइट निकले, सारे सही हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है एकदम बिल्कुल अल्फिशा। मैंने परसों एक चीज बताई थी, उसको है ना परसों के लेक्चर को एक बार ध्यान से सुनना कि कैसे मिलेंगे डॉक्टर साहब सीरीज के। ठीक है, डन। आज के बाद अगर कोई क्वेश्चन आया इस तरीके का कि बताओ अर्धसूत्री प्रथम के बाद कितना होएगा, अर्धसूत्री द्वितीय के बाद कितना होएगा, एस अवस्था के बाद कितना होएगा, तो कभी गलत तो नहीं करेंगे, पक्का। चले तो अब आप फाइनली मुझे बता दीजिए अर्धसूत्री विभाजन में कितनी बार डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अगर कोई कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करना चाहती है, अगर किसी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितनी बार डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो ये हमारा कौन सा बिंदु था सर, तीसरा। इसके बाद में चौथा लिख देता हूं, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति एक बार होती है, और विभाजन, अब विभाजन में केंद्रक का विभाजन भी और कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब यहां पर विभाजन में किसकी बात करेंगे हम, दोनों चीजें, केंद्रक विभाजन भी, कैरियोकाइनेसिस भी, और कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस भी। कितनी बार होता है, 2 अनुक्रमिक चक्रों में होता है। ये दो क्रमिक मीन्स क्रम में आने वाले, क्रमिक चक्रों में होता है, जिन्हें मियोसिस, इंग्लिश में लिख रहा हूं, बाकी आप जानते हैं इसको आप अर्धसूत्री लिख सकते हैं, जिन्हें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहते हैं। लो जनाब, ये मैंने पूरी लाइन यहां से यहां तक लिख दी है। सर हमको तीसरा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, छोटी छोटी बुद्धि में छोटी छोटी चीजें नहीं आ पाती है समझ में। कितनी बार आपको समझा है ना। अन्नू कुमारी कह रही सर हमको तीसरा समझ में नहीं आया कि युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, युग्मन सदैव द्विगुणित। सर हमको समझ में नहीं आया बेटा, कोई बात नहीं, कई बार चीजें समझ में नहीं आती है क्योंकि बुद्धि जो है हमारी चली नहीं है आज तक, है ना, और हमने चलाने की कोशिश भी नहीं करी है सर। अब कह रही है नहीं सर हमको पहला बिंदु समझ में नहीं आया। सर ये पहला बिंदु हमको समझ में नहीं आया। बहुत बढ़िया बेटा, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आया,
तुमको कुछ भी समझ में नहीं आया और हमारे अंदर और हिम्मत नहीं है कि तुमको बार बार उसी चीज को 10 बार रिपीट करें। ठीक है, चलो जी, यहां तक की बातें हम लोगों ने कर ली है टोटल। ये हमारे बिंदु हो चुके हैं बेटा, 4 बिंदु हो चुके हैं अर्धसूत्री विभाजन में। हमने पहला बिंदु ये पढ़ा, अर्धसूत्री विभाजन की क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है, तो हमने सीधा सा आंसर लिख दिया कि अर्धसूत्री विभाजन की इसलिए जरूरत है ताकि जनक और संतति में गुणसूत्रों की संख्या समान अगर रखनी है तो हम पहले अर्धसूत्री कराते हैं जो अगुणिता लाती है, फिर निषेचन कराते हैं जो द्विगुणिता लाती है। डन, 2 बिंदु। तीसरा, ये पढ़ने के बाद में ये जो चीज जब हमने पढ़ी तो ये एग्जाम्पल हमने देखा, ये एग्जाम्पल देखने के बाद में हमारे पास 2 केस आए। ये पहला केस आया, ये दूसरा केस आया। दोनों केसेस देखने के बाद हमें पता लगा कि अगर शरीर द्विगुणित है या अगुणित है और लैंगिक जनन अगर करना है तो हमेशा युग्मक कैसे होंगे, अगुणित होंगे, और युग्मनज हमेशा कैसा बनेगा सर, द्विगुणित बनेगा। तो ये बिंदु हमने यहां पर तीसरा यहां लिख दिया था। चौथा बिंदु जो यहां पर लिखा हुआ था उसको हमने पूरा डिटेल में यहां पर इस तरीके से इस डायग्राम के द्वारा समझ लिया या इस तरीके से समझ लिया और एक प्रश्न भी हम लोगों ने कर लिया है। जनाब, आई होप यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में बेटा हम लोगों को कुल मिलाकर अब जो चीज बची है वो केवल इतनी सी बची है कि हमें अर्धसूत्री प्रथम पढ़ना है और क्या पढ़ना है, अर्धसूत्री द्वितीय पढ़ना है। इनकी अवस्थाएं पढ़नी है। ठीक है, अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री सेकंड, इनकी अवस्थाएं पढ़नी है। जल्दी से मुझे बताइएगा सोच समझकर। फटाफट एक प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं, एक और। देखो प्रश्न तो आते रहेंगे, प्रश्न आते रहेंगे आपके पास में। हाँ जी, जल्दी से, फटाफट जल्दी से मुझे बताइएगा, इनमें से कौन सा विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो रही है। हाँ जी, तुरंत जल्दी से जवाब देंगे। इनमें से कौन सा विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो रही है। इसको हम M1 बोल देते हैं, इसको हम M2 बोल देते हैं। M1 M2 नहीं, मियोसिस। चलो पूरा ही लिखेंगे, नहीं तो वो मेटाफेज 1 हो जाएगा। मियोसिस 1 और ये मियोसिस 2। हाँ गुरु, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा विभाजन है। आदित्य कह रहा है सर मियोसिस 2 में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो रही है। बालक तेरा दिमाग आधा है क्या है घोंचू लाल, अभी तेरे को चीज समझाइए, अभी फिर भी तू नहीं समझ पा रहा। कब समझेगा, हैं कब समझेगा, अगले साल समझेगा, हैं दोस्त। मियोसिस 1 में गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है और वहां पर गुणसूत्र संख्या समान रहती है। अरे अभी तो दिखाया रे भोंदू लाल, यहां पर मियोसिस 1, सोच ये कोशिका तेरे को दिख रही है, ये कोशिका, इसमें हुआ मियोसिस 1, ये कोशिका डिप्लॉइड थी, उससे 2 हैप्लॉइड सेल बनी, तो गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई सर, आधी हो गई। इन दोनों कोशिकाओं में ये हटा देता हूं, ले तेरे को तेरी बुद्धि नहीं चलेगी, ये ले, जिनकी बुद्धि नहीं चल पाती उनके लिए और सिंपल, यही कोशिका थी, दिख रही है ना, यही कोशिका। मियोसिस 1 होने के बाद 2 कोशिका बनी, इनमें क्या होएगा, मियोसिस 2 होएगा। मियोसिस 2 के बाद भी कोशिका कैसी है, हैप्लॉइड। यानी मियोसिस 1 जब हुआ तो कोशिका कैसी बनी, हैप्लॉइड। मियोसिस 2 हुआ तो भी कोशिका कैसी है, हैप्लॉइड, अगुणित है। तो हमने यही तो पूछा, क्या कि कौन सी कंडीशन थी जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो रही थी। सर यहां पर 2n से n बन रही थी और सर यहां पर n से n बन रही थी, तो किसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हुई। सर यहां पर, सर टाइम हो गया, कहां से हो गया, अभी कहां से टाइम हो गया, 6:45 तक क्लास है तुम्हारी, टाइम हो गया। तुमको पता ही नहीं है क्लास का टाइमिंग है, बताया तो था उस दिन, बीच बीच में आप फिर डिस्टर्ब करोगे। हाँ जी जल्दी से। तो गुणसूत्र की संख्या आधी कहां पर हो जाती है सर, इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, इसीलिए याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल वर्ड कहां से है, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम कर देना,
आधा कर दिया हमने यहां पर। क्या यहां पर गुणसूत्रों की संख्या रिड्यूस होती हुई दिखाई दे रही? इतना तो समझ में आता है ना, इतनी तो बुद्धि समझ में आती है ना। रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देना। रिड्यूस हो रही है, अरे कम हो रही है, 2n से n हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे इस विभाजन को? सर रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, अब इधर देखिएगा, इस विभाजन को हम क्या बोलते हैं? सर इक्वेशनल डिवीजन। सर इक्वेशनल डिवीजन का मतलब समान डिवीजन, समान संख्या। इक्वेशनल मतलब सेम टू सेम इक्वेशन है, सेम टू सेम नंबर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। डन, क्लियर है, समझ में आ गया? कोई तकलीफ तो नहीं थी? प्रश्न दूं? अरे भैया ये देखने के बाद कोई तकलीफ तो नहीं थी? जल्दी से मुझे बताओ। मियोसिस सेकंड में ये एक कोशिका हैप्लॉइड है, इसमें आपने मियोसिस सेकंड कराया, 2 कोशिका बनी, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, यानी ये हैप्लॉइड से 2 हैप्लॉइड बन रही है, यानी गुणसूत्रों की संख्या समान है। हाँ सर, तो मियोसिस सेकंड कैसा? इक्वेशनल है। यहां पर देख, ये डिप्लॉइड थी, इसमें तूने मियोसिस 1 कराया तो 2 कोशिका बनी, यहां 2n से n बन रही है, यानी रिड्यूस हो रही है। हाँ सर, तो यही चीज तो मैंने यहां पर लिखी है कि ये रिडक्शनल डिवीजन है, ये इक्वेशनल। इक्वेशनल का मतलब समान, सम विभाजन, सम विभाजन, सम विभाजन, और यहां कैसा है? विषम विभाजन। ठीक है जी, प्रश्न करें जल्दी से, फिर एनसीईआरटी कसरत करेंगे। है, आइए प्रश्न। उपरोक्त में से कौन, उपरोक्त में से कौन रिडक्शनल डिवीजन है? हाँ जी, क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं आपके नीट में। जरा हरकतें देख लेते हैं 1-2 बच्चों की, और नाम जरा नोट कर लेते हैं एक बार। प्लीज उनका नाम नोट करने दीजिएगा मेरे को, ताकि उनको ब्लॉक किया जा सके। जरा नाम नोट करना इसका। दुर्गा राठौड़, देख दुर्गा राठौड़, मैं तेरी फोटो जो है अभी ले रहा हूं यहां से, ठीक है? ये तेरा नंबर नोट किया गया और अब ये भेजा जाएगा, ठीक है दुर्गा? आएगा ना मजा? बहुत मजा आएगा दुर्गा, बहुत मजा आएगा। अब देख तू करेगा सॉरी 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 सॉरी। पता है मेरे को यही होता है रोज की रोज, लेकिन तेरी सॉरी आज कबूली नहीं जाएगी। हाँ भाई, तुमको मजाक लग रहा है ना? खेला करेंगे अब तुम्हारे साथ, मत पढ़ो तुम। उपरोक्त में से कौन रिडक्शनल डिवीजन है? हाँ जी, आंसर बी इज राइट आंसर बाय शुभम। ओके, जल्दी से। तुम्हारी बुद्धि सिर विर हिल चुका है क्या रे सुमित जोहरा? अबे तुम क्या हो गए यार, तुम लोग बिल्कुल ही बदतमीजी की हदें पार कर रखी हैं यार। हैं? सुमित जोरा, नंबर नोट करो इसका जरा। सुमित जोरा, हाँ भाई। ओ चोरा चोरी चने के खेत में। हाँ भाई, चलो आंसर कर लिया। उपरोक्त में से कौन सा रिडक्शनल डिवीजन है? आंसर आया। चलिए, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया है सर बी, कईयों ने डी भी लगाया है।
अब यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर सर रिडक्शनल डिवीजन तो मियोसिस 1 था। मैंने कहा रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या था? जहां पर गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है ना। हाँ सर, मुझे बताना एक सिंपल सी बात, ये एक कोशिका है जो द्विगुणित थी, जिसमें हुआ मियोसिस 1, गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई है? हैप्लॉइड। इन दोनों में हुआ मियोसिस 2, 4 कोशिका बनी, चारों हैप्लॉइड हैं। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 मिलकर कहला रहा है मियोसिस। अरे भाई यही तो बोला, अर्धसूत्री विभाजन 2 विभाजनों से मिलकर बना हुआ है। डन। तो अब आप मुझे बताएं, क्या मियोसिस 1 में रिड्यूस हो रहा था? हाँ सर। और क्या कंप्लीट मियोसिस में भी तो रिड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है? सोच, एक कोशिका में जब पूरा मियोसिस हो जाएगा तो 4 अगुणित कोशिका नहीं बन रही है क्या? सोचो, एक कोशिका में जब कंप्लीट मियोसिस हो गया पूरा, जिसमें 1 और 2 दोनों आएंगे, तो अगुणित कोशिका नहीं बन रही है। हाँ सर। अब आप मुझे बताइए, रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस 1 भी होता है और कंप्लीट मियोसिस भी होता है, तो आंसर क्या होएगा इसका? डी होएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए कैसा लगा प्रश्न? मजा आया? समझ में आया? सर आपने ये चीज हमको बताई नहीं, इसलिए हमने गलत कर दिया। सर आपने ये नहीं बताया रिडक्शनल, आपने तो यहां पर रिडक्शनल डिवीजन ये बताया था। सर आपने अधूरा बताया। बहुत नाइंसाफी करते हो सर आप हमारे साथ, आप बहुत नाइंसाफी करते हो सर। चलो, तो अर्धसूत्री प्रथम रिडक्शनल डिवीजन है और पूरा अर्धसूत्री विभाजन भी रिडक्शनल डिवीजन है। हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ ना नाइंसाफी करते, पूरा नहीं बताते सर, अधूरा बताते, फिर अधूरा बताने के बाद क्वेश्चन देते और फिर कहते देखो ऐसे होएगा। हाँ भाई चलो, तुम मुझे बताओ, यहां पर अर्धसूत्री सेकंड जो था ये इक्वेशनल डिवीजन है। कोई और इक्वेशनल डिवीजन आपको याद है? हाँ जी, एक बालक कह रहे सर ये भी तो ठीक है। अरे भोंदूलाल, अर्धसूत्री सेकंड क्या रिडक्शनल डिवीजन था? सर तीनों सही है, ये भी सही है क्या? नहीं, ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है। हाँ भाई जल्दी से मुझे बताओ, अर्धसूत्री सेकंड क्या रिडक्शनल डिवीजन था? नहीं सर, इक्वेशनल था, समविभाजन था। क्या ऐसा कोई समविभाजन और भी था? हाँ सर। कौन था? समसूत्री। तो याद रखना, समसूत्री भी इक्वेशनल डिवीजन होता है और अर्धसूत्री सेकंड भी इक्वेशनल डिवीजन होता है। याद रखना इस बात को, भूल मत जाना। डंडना डंडन, क्लियर है? बढ़िया। तो अगर आपसे पूछा जाए रिडक्शनल डिवीजन कौन से होते हैं, तो 2 एग्जांपल याद रखना, मियोसिस 1 और कंप्लीट मियोसिस। इक्वेशनल डिवीजन कौन से होते हैं? तो मियोसिस 2 और माइटोसिस। ये क्या होते हैं? हमारे इक्वेशनल डिवीजन होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, यहां वाली चीज को, ये जो फॉर्मूला लिखा था, यहां वाली चीज को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली याद रखना है तो भूल मत जाना, याद रखना ये वाली चीज, एस अवस्था के बाद उत्पाद क्या होएगा, यहां पर लिख देता हूं। फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अभी है हमारे पास टाइम। यहां पर फॉर्मूला सीधा याद रखना है बेटा आपने। इसको यहां पर बना देते हैं और यहां पर अपन फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, पहला, अगर आपसे पूछा जाए एस अवस्था के बाद प्रोडक्ट या उत्पाद क्या बनता है, तो फॉर्मूला क्या, एस अवस्था के बाद क्या बनेगा, 2n और 4c। 2n 4c समझ में आ गया। कोशिका जो है वो द्विगुणित रहेगी और डीएनए की मात्रा कितनी हो जाएगी, 4c हो जाएगी। दूसरा, मियोसिस
1 के बाद ये डायरेक्टली याद रखना है, प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आपने याद रखना है मियोसिस 1 के बाद N और 2C। याद रखना, भूल मत जाना, याद रखना ये सब कुछ। तीसरा, मियोसिस 2 के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, N, C। जनाब याद रहेगा ये, भूलेंगे तो नहीं? क्लियर है? ये चीज याद रखनी है, भूलना नहीं है दोस्त, बिल्कुल कतई मत भूल जाना। ऐसे लिख दे, इसमें चीज समझ में आ जाएगी। ऐसे ठीक है? उसमें नहीं दिखाई दे रहा था, इसमें ले, इसमें अजी, इसमें अजी, इसमें, यही ठीक है, सबसे बेटर यही दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, हम पहले ही लिख लिए, वेल डन। चलो जी आगे बढ़े, आइए। तो ये हम लोगों ने अर्धसूत्रीय विभाजन का मेन कंसेप्ट पढ़ लिया। अब हमें कल पढ़ना है, कल हम इस चैप्टर में ऑलमोस्ट इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। अर्धसूत्री प्रथम जो है बेटा, इस अर्धसूत्री प्रथम की 4 अवस्थाएं मैंने आपको बता दी है। ये जो अर्धसूत्री जो है, इस अर्धसूत्री प्रथम की, अर्धसूत्री, क्या टाइम हो रहा है एक बार, अर्धसूत्री प्रथम जो है और अर्धसूत्री द्वितीय जो है, इनकी 4 अवस्थाएं पढ़ेंगे। कौन कौन सी? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और यहां पर क्या पढ़ेंगे? सेम टू सेम, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, ये अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल अपन ये पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये नहीं पढ़ेंगे। सर क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ चुके। सर कब पढ़ चुके हैं? ये क्या था? समसूत्री था। तो अपन ये कल पढ़ेंगे, ये अपन कल पढ़ेंगे, वो बता दूंगा मैं आपको, वैसे समझा तो दिया है, फिर भी बता दूंगा। ये अपना कल चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं, कुछ प्रश्न कर लेते हैं। यहां पर एनसीईआरटी कसरत में लेकर आया था। कहां जल्दी से एनसीईआरटी कसरत क्या है वे? देखिए पेज नंबर 121 मैंने कितने क्वेश्चंस करा दिए हैं? पेज नंबर 121 या 163 पर 17 क्वेश्चन थे, ये अपन लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन 17 क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिए थे। फिर आया था पेज नंबर 122 जिस पर 8 क्वेश्चन थे। 122 पुराना, नई में 164, इस पर 8 क्वेश्चन थे, ये भी अपन लोगों ने कर लिए थे। फिर पेज नंबर 123 या 164 पुरानी जिसमें 13 क्वेश्चन थे, ये भी अपन लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, फिर आया था पेज नंबर 120, एक सेकेंड, ये अपन ने कर लिए थे ना? एक सेकेंड, हाँ ये अपन ने कर लिए थे। फिर आया था पेज नंबर 124, इस पर भी 13 थे। 165 पुरानी एनसीईआरटी में, इसमें कितने थे? 13 क्वेश्चन थे, जिसमें अच्छा यहां पर मैंने आपको 5 क्वेश्चन करने के लिए बोले थे, याद आ गया मेरे को, याद आ गया। 12, 13 कहां तक कराए थे? 3 ये दिए थे, 11, 12, 13, हाँ यहां से कराना था मेरे को, याद आ गया। 10 करा दिए थे मैंने आपको, यहां तक करा दिए थे, 10 करा दिए थे, 11वां कराना था। जल्दी से करिएगा फटाफट, है अभी अपने पास टाइम है, अभी अपने पास टाइम है दोस्त, अभी है टाइम। नीलाक्षी पढ़ने आई हो, चुपचाप पढ़ लो। यहां पर ऐसे करा दो और वैसे करा दो और ऐसे करा दो, वैसे करा दो। कई बार बता चुका हूं, पोल वाला फीचर नहीं है मेरे पास में। और क्या नीट के एग्जाम में क्या पोल आएगा क्या वहां पर? ऑफलाइन एग्जाम में नहीं ना। माइटोसिस के संदर्भ में गलत विवरण का चयन करना था। गुणसूत्र बिंदु का टूटना एनाफेज में होता है।
मेटाफेज पर सभी गुणसूत्र केंद्र में होते हैं। स्पिंडल रेशे गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ते हैं। गुणसूत्र टीलोफेज में असंघनित होता है। मेरे दोस्त, आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था, यहां पर सभी ने कर दिया आंसर। 11th का क्या गलत बताना था? गलत क्या हो जाएगा? स्पिंडल रेशे यानी तर्कु तंतु जो है गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से जुड़े थे कि काइनेटोकोर से जुड़े थे? हाँ जी, कहां पर जुड़े हैं? स्पिंडल रेशे गुणसूत्र के कहां पर जुड़े हैं? गुणसूत्र बिंदु पर जुड़े हैं कि काइनेटोकोर से? काइनेटोकोर, गुणसूत्र बिंदु पर नहीं जुड़े हुए थे, आपको बताया था। ये गलत है, ये गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, जल्दी से करिएगा फटाफट। मेटाफेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण गलत है? मेटाफेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण गलत है? कर लिया? चले, न्यूक्लियर झिल्ली का पूरा विघटन किसके बारे में पूछा है बेटा? मेटाफेज के बारे में कौन सा विवरण गलत? मेटाफेज के बारे में गलत पूछा है। न्यूक्लियर झिल्ली का पूर्ण विघटन, ये तो सही है। गुणसूत्र का पूर्ण संघनन, ये भी सही है। मेटाफेज गुणसूत्र 4 संतति गुणसूत्रों से बने होते हैं और गुणसूत्र बिंदु द्वारा मिले रहते हैं। गुणसूत्र कोशिका की मध्य रेखा पर होते हैं, ये भी सही है। अब जरा सोचिए, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, घर पर टीचर स्लाइड में आए होंगे, कर लिए होंगे, आपकी गलती हुई थी? ईमानदारी से सोचना, डेफिनेटली आपने गलत किया था। ईमानदार बनो दोस्त, मेरे को पता है तुम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हो और तुमने ये गलत किया था। लिटरली बोल रहा हूं, मेरे को खुद को पता है तुमने ये गलत किया है ना? गलती की थी, हुआ था, मानो इस बात को, टुकरा क्यों रहे हो? और जब गलती करी, उसकी तुमने अगली स्लाइड देखी और अगली स्लाइड पर तुमको ये आंसर मिला और अब तुम आंसर दे रहे हो ये वाला। गलत करने के बाद क्या तुमने एनसीईआरटी पढ़ी? सर हमको तो तीसरा ऑप्शन ही समझ में नहीं आया। मेटाफेज पर जो गुणसूत्र हैं वो 4 संतति गुणसूत्रों से बने हुए हैं। मुझे बताना, एक गुणसूत्र जो है, क्या वो 4 संतति गुणसूत्रों से बना होता है कि 2 संतति गुणसूत्रों से बना होता है? सोच, 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं कि 4 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं? सोच समझकर मुझे बताना। सर हमको तीसरा समझ में नहीं आया, अब समझ में आया? मुझे बता, मेटाफेज पर जो गुणसूत्र हमने लगाए थे मध्य रेखा पर, क्या वो ऐसे थे? ऐसे गुणसूत्र लगाए थे क्या हमने? सोचो, क्या ऐसा गुणसूत्र देखा था जिसमें 4 संतति गुणसूत्र हैं, या 2 संतति गुणसूत्र थे, या अर्ध गुणसूत्र थे? सोचो, 2 थे ना, 2 सिस्टर क्रोमेटिड थे। ये बोल रहे 4, हो गया ना गलत। तो ये था आंसर, किस वजह से ये गलत हुआ था। आई होप मीनिंग समझ में आया होगा। ठीक है, ये 13वां प्रश्न है, जल्दी से। वेल डन दीपिका साहू, बहुत बढ़िया। सर ये तो गलत बात है। लक्ष्मण प्रजापति, अरे यार क्या करें तुम लल्लुओं का हम। क्रोमोसोम की संख्या को दुगना करने के लिए माइटोटिक कोशिका विभाजन को किस अवस्था के बाद विघटित करके प्राप्त किया जाता है? कैसा जबरदस्त क्वेश्चन है ना। सर हमको समझ में नहीं आया। बोल रहा है क्रोमोसोम की संख्या को दुगना करने के लिए, ये क्रोमोसोम की संख्या को दुगना करने के लिए माइटोटिक कोशिका विभाजन को किस अवस्था के बाद विघटित करके प्राप्त किया जाता है? अब भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्रोमोसोम की संख्या को दुगना करने के लिए माइटोटिक कोशिका विभाजन को किस अवस्था के बाद विघटित करके प्राप्त किया जा सकता है?
सोचो क्रोमोसोम की संख्या दुगनी कहां पर हो रही थी। मैंने बोला एक कोशिका 2n है, ये 4n कब हो रही थी विनीता, जरा सोचो। हमको कुछ समझ नहीं आता, नया बैच लेकर आओ। क्रोमोसोम की संख्या दुगनी कब हो रही थी सर? एनाफेज में हो रही थी। हाँ सर, दिमाग की बत्ती जली। क्रोमोसोम की संख्या को दुगना करने के लिए माइटोटिक कोशिका विभाजन को किस अवस्था के बाद विघटित करके प्राप्त किया जाता है? दुगना करने के लिए समसूत्री विभाजन को किस अवस्था के बाद विघटित करके प्राप्त किया जाता है? हाँ भाई, आप में से कई बच्चे लगाएंगे आंसर एनाफेज लगाएंगे, लेकिन आंसर क्या है? मेटाफेज। क्यों सर? अरे तुमसे ये पूछा है, ये प्राप्त अगर करना है तो इसको कौन सी अवस्था से गुजरना पड़ेगा? मेटाफेज जब आ जाएगी उसी के बाद ही तो एनाफेज आएगी ना। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? इधर कुछ हुआ? सर प्लीज नया बैच लाओ ना, लेक्चर के दौरान हमारा क्लियर नहीं होता है, प्लीज प्रभु दया करो, टेंशन आता है बहुत। अरे एक काम करो बेटा, छोड़ दो आप, तुमसे ना हो पाएगा विनीता, हम तुमको साफ साफ बता रहे हैं। फिर आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी ना होता, आप हमको डीमोटिवेट कर रहे हो। तुमको अगर यहां पर नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हारे लिए चाहे 50 बैच भी आ जाए, तुम्हें तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, कोई क्लियर नहीं हो पाएगा। हाँ जी, ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन पूछ रहा था क्रोमोसोम की संख्या को दुगना करने के लिए समसूत्री विभाजन, माइटोटिक कोशिका यानी समसूत्री कोशिका विभाजन को किस अवस्था के बाद, इस अवस्था के बाद प्राप्त किया जाएगा ना। अजी ये अवस्था कब प्राप्त होएगी? इसके बाद प्राप्त होएगी। तो ये पूछी थी तुमसे, क्या आ जाएगा? मेटाफेज आ जाएगा। लो जी, हाँ जी, ठीक है। ये थे हमारे टोटल 13 क्वेश्चन, पेज नंबर 123 से थे, 123 से थे। अब 124 से अगले 13 क्वेश्चन हैं, जो ओल्ड एनसीईआरटी में 165 है, जिसमें टोटल 13 क्वेश्चन। अब सुन लो, ये 13 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। ये 13 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। वो 2 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे, यानी जिन्होंने नहीं किया आज करेंगे, है ना। वो 13 क्वेश्चंस में से 2 मैंने आपको दे दिए थे, बचे कितने? 11 वो और 5 क्वेश्चन और मैं आपको ऐड करके दे रहा हूं। 5 क्वेश्चन और ऐड करके दे रहा हूं। 13 तो यहां तक हो गए हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन और ऐड करके मैं दे रहा हूं। 13 में से 2 आपको दे दिए थे, कितने बच गए? 11 और 5 16 क्वेश्चन और आज मैं दे रहा हूं होमवर्क के तौर पर, ठीक है दोस्त। समझ में आया क्या बोला है? समझ में आया क्या बोला है? ये 124 के 13 क्वेश्चन तो ये थे, जिसमें से 2 ऑलरेडी मैं दे चुका था। आपने प्रैक्टिस अगर कर लिया तो अच्छी बात है। ये 2 मैंने दे दिए थे, एक ये दिया था, एक और उसका पहला वाला दिया था। अपन ये कल आते ही, मतलब कल चैप्टर खत्म होने के बाद ये अपन डिस्कस कर लेंगे। 13 में से 2 दे दिए थे, बचे कितने? 11 वो, हाँ सॉरी 11 ही देने हैं, माफ करना, मैं 5 और दे रहा था। 11 ये हो गए हैं। कल और क्वेश्चंस दूंगा भर भर के, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे कल दे दूंगा, ठीक है जी। ये अपनी एनसीईआरटी कसरत हो जाएगी, और इसी के साथ अपन कल चैप्टर समाप्त करेंगे। बस वो रह जाएगा अपना अर्धसूत्री प्रथम, ठीक है दोस्त। अब बताइए सर, विघटित का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया बेटे, विघटित का मतलब होता है तोड़ देना, विघटन कर देना, तोड़ देना। मतलब सर गुणसूत्र कैसे दुगने हो जाते? अरे चीकू लाल, अरे चीकू, ओ चीकू, चीकू चीकू चीकू, क्या मैंने तेरे को, अरे मोरी अम्मा, चीकू मेरे को एक बात बता, तेरे को ये पहला गुणसूत्र, ये 2 गुणसूत्र तेरे को दिख रहे हैं? हाँ सर।
मुझे बता, क्या मैंने इन गुणसूत्रों को, इन दो गुणसूत्रों को तोड़ा था? हाँ सर। एनाफेज में, ये मेटाफेज है, मेटाफेज के बाद एनाफेज में तोड़ा था? हाँ सर। बता, टूट गए थे? बता मेरे को। ये दोनों गुणसूत्र मिलकर 2n कंडीशन थी। अब मुझे बता गुणसूत्र कितना है? 1 1 1 1, मतलब 1 1 2 2। टोटल गुणसूत्र कितने हैं सर? 4 है। क्या हो जाएगा सर? ये कंडीशन क्या कहलाएगी सर? 4n कहलाएगी। उस दिन तो बताया तेरे को मेरे भाई, एनाफेज जब पढ़ाई थी। सर माइटोटिक क्या होता है? माइटोसिस को ही माइटोटिक बोलते हैं, कई बार बता चुका हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई। सर हमारे बायो में अभी भी 300 आ रहे, कुछ ऐसा बताइए जिससे 360 आ जाए। पढ़ाई करो। पेलिकल झिल्ली कहां से बनती है क्रोमोसोम पर? पेलिकल झिल्ली प्रोटीन से बनी होती है बेटा, प्रोटीन का आवरण होता है। प्रदीप बरोड़, इसका नंबर नोट करना। शायद आप लोगों को ना अब सजा देने का टाइम आ गया। आप में से कुछ सिलेक्टेड को, जिनके आज मैंने फोटो ले ली है ना बेटा, फोटो ले लिया मैंने, टेंशन मतलब। प्रदीप बरोड़ हो गया है ना। और सर जी क्या प्रोफेज 1 में ही क्रोमोसोम का कंडेंसेशन पूरा हो जाता है कि मेटाफेज में? बेटा मेटाफेज में कंप्लीट होता है। यश, ओके जी, ओके। और अभी कल बेटा, कल तो हम तुषार पहले ना वो कंप्लीट करेंगे चैप्टर, उसके बाद करेंगे। रश्मि वर्मा ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, आप पुराना परसों का लेक्चर देखो। क्या ये पॉसिबल है कि मियोसिस 1 हो जाए उसके बाद में मियोसिस 2 ना हो? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे सर? मियोटिक पॉइजन होते हैं, मियोटिक पॉइजन जिसको हम मियोटिक विष बोलते हैं, जो मियोसिस सेकंड होने से रोक देते हैं। जैसे परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जो एक विषैला पदार्थ होता है जो धुंध में भी मिलता है, ठीक है, ये रोक देता है। किसको? मियोसिस सेकंड को भी रोक देता है। माइटोसिस को भी रोकने वाले कारक होते हैं जिनको हम माइटोटिक विष बोलते हैं। जैसे एजाइड्स होते हैं, अमाइड्स होते हैं, कॉल्चिसिन होता है। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वर्ड दिख जाएंगे। कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन क्या होता है? केमिकल होता है जो एक माइटोटिक पॉइजन होता है या माइटोटिक विष कहलाता है, जो स्पिंडल तर्कु तंतु को निकलने से रोकता है। नहीं है क्या अर्धसूत्री विभाजन? अबे तुम बावले हो क्या? कौन है ये? हिमांशी साहू। क्या अर्धसूत्री विभाजन? इक्वेशनल विभाजन। इक्वेशनल का मतलब क्या होता है? सम विभाजन। सम विभाजन का मतलब क्या होता है? बराबर। 2n से तुमने 4 कोशिका बनाई थी, हैप्लॉइड बने। कैसी बातें करते हो यार तुम? यार बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते बुद्धि का, है? ये हमको नहीं पता। सौरभ मकाले सर, टेस्ट में मैक्सिमम नंबर कितने आते हैं? 720। परागकण किस विभाजन के द्वारा बनता है? समसूत्र भी होता है, अर्धसूत्र भी होता है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो मिलते हैं कल। और जिन जिन के मैंने नंबर नोट किए हैं तुम आज देखना, तुम्हारी खैर, तुम्हें ढंग से बैंड बजाता हूं। तुम लोग बहुत मजे लेते हो ना क्लास में। बाय।